आपका जो बेटा था देवराज, खो दिया आपने अपने बेटे को। अचानक ऊपर चला गया, नीचे खेल रहा था कुछ, तो शायद इसको लगा होगा कि ऊपर से अपने साथियों को आवाज़ दें, हेलो आई एम हियर, ऐसा कुछ उसने कि, और ही फेल डाउन फ्रॉम 7th फ्लोर। हम केक काटने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, फिर ढूंढते ढूंढते तो बैक साइड में वो। कि कितना मुश्किल रहा, आप कैसे उबर पाए? क्योंकि ये वो उम्र नहीं थी जब साथ छोड़ा उन्होंने आपका। आपको क्या लगता है कि मैं अभी भी उबर गया हूँ? मैं क्या वो देवदूत था जो इतने समय हमारे साथ रह के गया? बहुत ऑनेस्ट बच्चा था। तो कभी कभी बात होती है मेरी उससे, तो लेकिन ये जो सटायर है, ये सिर्फ एंटी मोदी उस पर रंग क्यों चढ़ा हुआ है आपके सटायर? मैं इसलिए पूछा क्योंकि जो लोग दूसरे छोर पर खड़े हैं वो ये भी सोच सकते हैं कि आप कहीं कांग्रेस की तरफ से या विपक्षी पार्टियों की तरफ से बैटिंग तो नहीं कर रहे। जब आपके ऊपर लगातार पत्थर पे हथौड़ियाँ मारी गई, आपको अरे लगातार तुम इसके आदमी हो, ऐसा है वैसा है, तुमने इससे पैसे खाए, उससे पैसे खाई, इतनी सारी बातें, तो हमारी धार तेज होती चली गई। हम लगातार, हमने भी फिर उसी स्पीड में हमने टारगेट किया। लगता है कि कांग्रेस ने इसको पैसे देने बंद कर दिए है ना। लगता है अब ये भी पलटी मारने वाला है। ये भी लगता है कि कहीं कोई इनाम तो नहीं चाह रहे बदले में। आपको अगर इनाम चाहिए होगा तो आप किसके पास जाएंगे? जिसके पास माल है, जिसके पास बड़ी बड़ी गठरियां हैं इनाम की, जिसके पास बहुत कुछ है। वो जो बेचारे 10 साल से कहां आ गए हैं, है ना, जो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, हम उनसे इनाम के लिए वहां पर जाकर के हम स्ट्रगल करेंगे। 1-2 बार मेरे कुछ वीडियोस वगैरह वो अखिलेश यादव जी ने देखे, तो उनके पास लेकर के गए और उन्होंने बोला कि बेगम साहब, आपने हमारे बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ किया, क्या क्या नहीं बोला, हमने कभी आपको कुछ बोला? जब हम लोग रील उल देखते हैं कानपुर से जो वायरल हो रही होती है, तो ऐसा लगता है कि कानपुर वाले सुबह नाश्ते में भी गुटखा खाते हैं, दोपहर में खाने में भी गुटखा खाते हैं, रात के खाने के साथ भी गुटखा ही खाते हैं। नहीं, केवल गुटखा नहीं खाते हैं, गुटखा के साथ में भी गुटखा खाते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मोदी जी का किया हुआ सब कुछ आपको बुरा लगता हो? बोलता हूँ कि हमने कहा अच्छा मोदी जी रोजगार दे दे, तुम लोग सब अपना झोला और टिफिन और लैपटॉप लेके काम पे चले जाओ, देश के बारे में कौन सोचेगा? खाली मोदी जी सोचेंगे? है, मोदी जी चाहते हैं कि तुम लोग देश के बारे में सोचो, है ना। ये रोजी रोजगार, पैसा, नौकरी, ये क्या है? क्या ये देश से बढ़ के है क्या? मोदी जी के साथ क्या बातचीत होगी आपकी? आप क्या कहेंगे उनको? आपको क्या लगता है? मोदी जी, आप मोदी जी हैं और आप जो देश के लिए, बस आप मोदी जी हैं और आपने जो देश को, मोदी जी बस आप, इससे ज़्यादा हमारे ख्याल से और कोई बोली भी नहीं पाया है। ये सब तो है अपनी जगह, किसी आम कनपुरिये से भी मिलिए हाँ। तो उसका अंदाज वही रहता है कि विधिवत मारेंगे और कौनू मुरव्वत भी ना करेंगे। भी लोग मतलब, अबे जाओ यार, हमसे चिकाई ना करो, हम मतलब एक ऐसे टाइमिंग, आंखों के इशारे में उनके ये रहता है मामला। चंबल के डकैतों से बचना आसान है, कानपुर के बकैतों से बचना बहुत मुश्किल काम है। खासकर एक नाम खूब उभर कर आया है, समय रैना। मतलब कई बार तो ऐसा हुआ कि बीप कर दिए गए। इस चीज पे आपको क्या लगता है, जिस तरीके की ये कॉमेडी है कि बिलो द बेल्ट हिट कर देना? हम लोग जैसे ही उम्र में बड़े होते हैं, हमारी पीढ़ी में तो ऐसा होता था, हमारे दौर में। अब आजकल का जमाना, भाई साहब क्या जमाना हो गया है। हमारे जमाने में देश के गृह मंत्री अमित शाह ऐसा करते हुए आपको कभी नहीं दिखते हैं। उनकी कोई ऐसी तस्वीर भी नहीं आती है जहां वह हंसी ठटक्का कर रहे हो। उनको कौन सा चुटकुला सुनाकर आप हंसाना चाहेंगे? कौन सी ऐसी बात पर उन्हें हंसाना चाहेंगे? कई बार जवाब नहीं देना हो तो अरे भैया ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, जा यार, कहाँ ऐसे नहीं भैया, ये आज के जो हमारे मेहमान हैं उन्हें आपने लाफ्टर शोज में देखा होगा। ये वो दौर था जब जोक्स ए पॉलिटिकल होते थे, यानी राजनीति से दूर होते थे। आज के दौर में पॉलिटिकल सटायर होने लगा है। हम न्यूज़ तक के मंच पर स्वागत करते हैं राजीव निगम जी का। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। ये जो जर्नी पूरी आपने तय की है, जब कॉमेडी अलग तरीके की हुआ करती थी और आज पॉलिटिकल सटायर के फुल फॉर्म में आप नजर आते हैं, आपके बायो में भी लिखा दिखाई देता है सटायरिस्ट और पॉलिटिकल। खास तौर पर मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस आपकी फैली रहती हैं। शुरुआत थोड़ा पीछे जाकर करेंगे। कानपुर में आप पले बढ़े, कैसे शुरुआत हुई एक कॉमेडियन के तौर पर? देखिए, मेरी जो शुरुआत हुई वो भी एज ए ह्यूमरिस्ट, सटायरिस्ट, और आप लोगों की जो दुनिया है, न्यूज़ की दुनिया,
तो शुरुआती दिनों में मैं न्यूज़पेपर में छोटे छोटे कॉलम लिखा करता था कानपुर में। तो उस वक्त भी मैगज़ीन्स का दौर था, बहुत सारी मैगज़ीन्स आती थी, तो उन मैगज़ीन्स को पढ़ता था। तो एक पॉलिटिकल माहौल दिल दिमाग में बहुत पहले से रहा है, और उस वक्त भी पॉलिटिकल सटायर चीज़ें करता था। फिर वो करते करते फिर मैं मंच पर आ गया, जैसे आज आपके मंच पे आया हूँ, वैसे उस मंच पर आया जहाँ पर मुझे कॉमेडी, जोक्स, परफॉर्मेंस, वो सब मुझे मुंबई लेकर के गई। और मुंबई में मैंने बहुत सारे टीवी शोज़, लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस, कपिल का शो और बहुत सारे 10, 12, 15 और दूसरे शोज़ वो सब किए। और उसके साथ साथ सबसे ख़ास बात एक ये रही कि एक शो आया करता था, आप लोगों को पता होगा, मूवर्स एंड शेकर्स। शेखर सुमन साहब उसको होस्ट करते थे। तो वो शो पॉलिटिकल सटायर का शो था, जिसमें कंटेम्प्रेरी डे टू डे की जितनी भी खबरें होती थी उसके ऊपर जोक्स होते थे, हंसी मजाक होता था, अपने अपने टेक होते थे उस पर, किसी भी न्यूज़ पे। तो वो शो मैंने कई सालों तक लगातार किया और बहुत मज़ा आता था। तो वो एक आदत रही शुरू से। फिर ये जो अभी वाली जो बात है, जो मुझे ट्विटर पे या मेरे वीडियोस के माध्यम से जो लोग देखते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार ये बड़ा सटायर और इस तरीके की बातें, सरकार पे टिप्पणी। तो ऐसा नहीं है, ये पुराना ही काम है, लेकिन अब इस तरीके का काम करने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। तो वो मेरे वीडियो, मेरी बातें ज़्यादातर इधर उधर दिखाई पड़ती हैं। तो लोगों को लगता है यार ये आदमी बड़ा बोलता रहता है, ये आदमी बड़ा सटायर, बड़ा ये है। तो बहुत सारे लोगों ने इसको करना कम कर दिया है या करना छोड़ दिया है या किन्हीं वजहों से नहीं करते हैं, लेकिन मैं आज भी करता हूँ। तो इसलिए आप लोगों की नज़र में हमेशा मेरे वीडियोस, मेरे कमेंट्स, ट्विटर पे मेरे वन लाइनर्स, तो ये सब नज़र आते हैं। मैं एक बार फिर से इस बात पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले थोड़ा पीछे जाएंगे, एक बार आपकी जर्नी की तरफ ही। जी। तब जिस तरह की कॉमेडी होती थी, और आप खुद कह रहे हैं कि आजकल पॉलिटिकल सटायर करने वाले लोग कम हैं या इस तरह की कॉमेडी हो रही है, क्या आपको फासला दिखाई देता है पहले की कॉमेडी में और आज की कॉमेडी में? देखिए, हर चीज़ की एक जर्नी होती है, एक यात्रा होती है। तो शुरुआती दिनों में जैसे हम लोग एक कोई जोक, चुटकुला वो बोलते थे, उसको परफॉर्म करते थे, चुटकुले से हंसाते थे। कोई पुराना सा चुटकुला हुआ करता था, फिर कोई दूसरा चुटकुला ढूंढते थे, उसको परफॉर्म करके हंसाते थे। लेकिन दौर जैसे जैसे बदला, फिर क्रिएटिव दौर आया। उन जोक चुटकुलों से निकल करके हमने कुछ क्रिएट करना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो फिर टीवी पे जब हम लोग परफॉर्म करने लगे, तो टीवी की अपनी एक लिमिटेशंस होती थी कि ये चीज़ बोल सकते हैं, ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं। फैमिली के लोग बैठ करके देखा करते थे वो टाइम पे टीवी। अभी तो वैसा दौर नहीं है, लेकिन अभी अगर वैसा दौर नहीं है तो आज के कॉमेडियंस देखिए आप, बहुत सारे जो नए नए कॉमेडियंस आ गए हैं, तो सबने अपने अपने तरीके का एक कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, परफॉर्म करना शुरू किया। तो ये जैसे जैसे दौर बदलता है उसके हिसाब से कॉमेडी भी बहुत कुछ बदली है, और ये परफॉर्मर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन किस जॉनरा का परफॉर्मर है। तो मैं एक पॉलिटिकल सैटारिकल जॉनरा का रहा हूँ मैं, तो वही आज भी हमारी परफॉर्मेंस में झलकता है। अच्छा, बदला तो ये भी होगा कि पहले टीवी था तो कमेंट्स या फीडबैक इतना इंस्टेंट नहीं मिलता था। या। आज आप वीडियो डालते हैं तो फटाक से आपको कमेंट्स आने लगते हैं, लोग अलग अलग तरफ। तो उससे कैसे फिर डील करते हैं आप, क्योंकि आज का जो ज़माना है उसमें अच्छाई बुराई सब कुछ हो रहा है। कोई आपकी वीडियो को पसंद करेगा, कोई नहीं करेगा। तो ये तो बदलाव आया है देखिए, और ये बहुत बड़ा बदलाव आया है ना। क्योंकि मामला वैसे भी देखा जाए कि मामला दो चीज़ों में पूरी तरीके से विभाजित हो चुका है। किसी भी फील्ड में आप देखेंगे, है ना, एक लोग वो होंगे किसी को भी जो पसंद करेंगे, एक लोग वो होंगे जो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, और एक तीसरा वर्ग जो बैठा हुआ है, चाहे वो इसको हो या इसको हो, वो सिर्फ गाली देने के लिए बैठा हुआ है। तो धीरे धीरे जैसे हमने तो अच्छी बात की, हमने तो अपना सटायर मारा, अब किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, वो क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है, गालियाँ भी दे रहा है, ये भी कर रहा है। तो शुरुआती दिनों में तो बुरा लगता था कि यार हमने तो अच्छी बात कही, इतने 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, ये कौन सी यार हमसे कोई गलती हो गई क्या यार। तो हम फिर अपनी चीज़ों को 10 बार हमने पलट के देखा, हमने कहा ये तो यार वैसी बात है जो हम पहले भी करते थे, इतने सारे लोग। तो
धीमे धीमे फिर अगर आपको काम करना है और इस तरीके के जोनरा में रह के काम करना है तो फिर आपको इन सारी चीज़ों को हैंडल भी करना पड़ेगा, बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। 4-5 साल पहले, क्योंकि जब हम रिसर्च कर रहे थे 4-5 साल पहले एक और खबर पढ़ने में आई और तब से भी ये बात याद है कि आपका जो बेटा था देवराज, खो दिया आपने अपने बेटे को। क्या हुआ था? क्योंकि उससे ज़्यादा जो आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उससे ज़्यादा उसके आगे किसी को कुछ उस बारे में नहीं पता है। वो भी मेरी लाइफ का एक ऐसा चैप्टर है जिसे आज भी नहीं भूल पाते हम, हमारा परिवार, क्योंकि हमने बड़ा लंबा संघर्ष किया। 2018 में मैं एक शो करता था, स्टार प्लस चैनल पे एक शो आता था मेरा, हर शाख पे उल्लू बैठा है, तो जिसमें मैं मेन लीड कैरेक्टर करता था, सीएम का कैरेक्टर, सीएम चैतूलाल। तो वो हमारा डेली शो था। तो मैं सुबह उठता था 7-8 बजे, सेट पे जाता था, सारा दिन शूटिंग करता था, आता था। तो ये हमारी रूटीन लाइफ थी। तो कभी कभी सुबह जल्दी निकलना होता था। तो बच्चा मेरा छोटा था, तब वो 7 साल का था। तो कई बार वो सुबह उठ जाते थे तो पापा पापा और ये, फिर उनके साथ खेलो या उनकी बातें सुनो। तो उतनी देर में 5-7 मिनट में सेट से कॉल आ रही है, ये वो लेट हो जाता है। तो उस दिन मैं सुबह उठा और शूटिंग के लिए मैं निकलने ही वाला था, तो ये सोया हुआ था। तो मेरी नज़र पड़ी इसके ऊपर कि इसने कुछ वोमिट किया हुआ है, कुछ हल्का सा। तो मुझे लगा इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ मैं, और इसको तो जब मैंने उसको टच किया तो उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था, कुछ भी रिएक्ट नहीं किया उसने। फिर मैंने उसको उठाया, हिलाया, डुलाया, बहुत कुछ किया। तो मैंने उसको ऐसे कंधे पे लादा और सब कुछ ले करके हॉस्पिटल ले करके गया उसको। तो पता चला कि वो बीच में कभी वो खेलते वेलते उनके सर में कभी चोट लगी होगी, तो बीच में कुछ फीवर वीवर आया उनको, तो नॉर्मली दिखाया, ये किया, लेकिन वो सर वाली चोट का आइडिया नहीं हुआ। तो वो उनको ब्लॉकेज कुछ मेजर उस दिन रात में, उनको हेडेक भी हो रहा था, बहुत रोया रात में, और वो कम्प्लीटली फेंट हो गया। तो जब हम लोग ले करके गए तो डॉक्टर ने एक तरीके से हाथ खड़े कर दिए। बट उसकी माँ जो है, माँ कैसे मान जाए, तो माँ ने कहा कि नहीं, डोंट वरी, हम फाइट करेंगे ये। तो वो 3 महीने कोमा में थे। वो 3 महीने कोमा में रहे, स्ट्रगल करके वो वापस आ गए। तो उसमें फिजिकली इतना लंबा कोमा के बाद बॉडी डैमेज हो गई उनकी, और एक नया संघर्ष शुरू हुआ जो 6-8 महीने, साल भर उनका ट्रीटमेंट, ना उठ पाता था, ना बैठ पाता था, उसका विज़न भी अफेक्टेड हो गया था। बट टचवुड धीरे धीरे मेडिसिन, दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी, ये सब करते करते वो उठ के खड़े हो गए, चलने लगे, फिर धीरे धीरे स्कूल जाने लगे। इस पूरे प्रोसेस में हमको 1.5 साल लगा। तो हम लोग खुश थे, लेकिन उसी बीच में ये कोविड आया, तो पैक हो गए घर में। तो अचानक 8 नवंबर 2020 को मेरा बर्थडे होता है उस दिन। तो वो सुबह से बहुत एक्साइटेड थे कि आज पापा का बर्थडे है, हम केक काटेंगे, वही एक्साइटेड होते थे हमारे बर्थडे को लेकर के। तो उस दिन दिवाली का भी टाइम था। बिल्डिंग में कुछ साफ़ सफाई के लिए ऊपर टेरेस किसी ने खोला हुआ था। तो उसके बाद का किस्सा पता नहीं इसको क्या समझ में आया, ये अचानक ऊपर चला गया, नीचे खेल रहा था कुछ, तो शायद इसको लगा होगा कि ऊपर से अपने साथियों को आवाज़ दें, हेलो आई एम हियर, ऐसा कुछ उसने कि, और ही फेल डाउन फ्रॉम 7th फ्लोर। तो हम केक काटने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, फिर ढूंढते ढूंढते तो बैक साइड में तो वो एक बड़ी लंबी जर्नी रही कि घटना कुछ और थी। 1.5-2 साल हमने उसमें संघर्ष किया और वहाँ से ठीक ठाक होकर के आए, और फिर एक ऐसी घटना से। उस दौरान आपने ये भी कहा कि मैं आर्थिक तंगी से जूझ रहा हूँ, उसी दौरान ये बात आपने कही थी या नहीं? आर्थिक तंगी ने सेंस, मैंने आपको बताया ना कि मैं इतना रनिंग शो कर रहा था, बड़ा शो कर रहा था, तो आर्थिक तंगी जैसा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो हॉस्पिटल में
इतना बड़ा हॉस्पिटल जहाँ पे 4 दिन अगर कोई नॉर्मली कोई एडमिट होता है तो 4 दिन में इतना बजट बन जाता है, वहाँ पर 4 से 6 महीने आईसीयू और बड़े बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं, कभी 5 लाख रुपए, कभी 8 लाख का बिलिंग, 10 लाख का बिलिंग, ये सब हो रहा है। तो हमारे पास जितने पैसे थे वो सब हमने अपने लगा दिए, और हमारे कुछ घर वर भी थे, तो उस वक्त प्रैक्टिकली हमने अपना पैसा लगा दिया, तो भी एक ज़रूरत होती थी। तो इतना करने के बाद में जब लंबा सब खिंचता चला गया और मैं काम भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपने सारे पैसे दवा इलाज में डाल दिए, तो वो एक दौर था जहाँ पर ये था कि अब आगे के पैसे कैसे आएंगे, क्योंकि अभी और लंबा स्ट्रगल करना है और मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने सारे पैसे भी लगे। फिर ये था कि हम अपना कोई, हमारे कुछ घर वर हैं तो हमने कहा कोई एक आधा फ्लैट बेचेंगे, ये करेंगे। लेकिन कई बार होता था कि कल सुबह आपको इतने पैसे जमा करने हैं, 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, ये वो, तो वो उस तरीके की बात थी। कई बार होता है कि आप अपने साथियों से कि भाई चलो आज हमको ये हो गया, तो वैसी बात थी। अब मैं फिर आ जाती हूँ, जो आपने शुरुआत में हमने जो बात की सटायर, पॉलिटिकल, जिस तरह की कॉमेडी आजकल हो रही है, लेकिन ये जो सटायर है ये सिर्फ एंटी मोदी, उस पर रंग क्यों चढ़ा हुआ है आपके सटायर? ये मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो आप बोल रही हैं ना एंटी मोदी, मैं इस शब्द से ही इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये ऐसा शब्द है, ये किसने क्रिएट किया मुझे पता नहीं, आप तक आपकी ज़ुबान में कहाँ से आया मुझे पता नहीं, और भी लोग बोलते हैं ये कहाँ से आया और क्यों आया, क्योंकि मैंने आज तक जब से होश संभाला है कभी मैंने एंटी मनमोहन, एंटी अटल, एंटी राजीव, एंटी इंदिरा ऐसा शब्द हमने सुना नहीं। हास्य व्यंग उनके ऊपर भी होते थे, तो ये शब्द किसने क्रिएट किया है ना। तो जब मैं इस चीज़ से ही नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री के ऊपर हास्य व्यंग कटाक्ष सब कुछ होता रहा है, वही आजकल भी हो रहा है, और पहले काफ़ी लोग किया करते थे, शायद कॉमन था, और अब कुछ लोग करते हैं और एक ये शब्द उछाल दिया एंटी मोदी। क्यों एंटी? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और बीइंग ए सटायरिस्ट, बीइंग ए ह्यूमरिस्ट, बीइंग ए पॉलिटिकल सटायरिस्ट, बीइंग ए सिटीज़न, ये हमारा राइट, हमारा हक है कि हम अपने लेवल पे अपनी बात जो हम पिछले कई सालों से करते आए वही हम अभी भी कर रहे हैं। तो ये पता नहीं कहाँ से ये चीज़ें बना दी गई हैं एंटी मोदी, तो मैं इस शब्द से ही मुझे जमता नहीं है ये शब्द। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जो लोग दूसरे छोर पर खड़े हैं वो ये भी सोच सकते हैं कि आप कहीं कांग्रेस की तरफ से या विपक्षी पार्टियों की तरफ से बैटिंग तो नहीं कर रहे। अब सोचने के लिए तो बहुत कुछ लोग सोच सकते हैं, तो उन सोचने वालों को मैं ये बता दूं कि 2014 में जब इलेक्शन हुए तो उसके पहले जो 10 साल सरकार थी, 10 साल की जो सरकार थी उसमें हमने लगातार इससे ज़्यादा घनघोर तरीके से जोक्स, हास्य, व्यंगी, वो बहुत कुछ किया मैंने, और 2014 तक किया। उस वक्त मैंने एक 2014 के पहले 13-13 के आसपास दुनिया भर के घोटालों की बात होती थी, ये कोयला घोटाला, ये घोटाला, स्पोर्ट्स घोटाला, ये बहुत सारी, इन सारी चीज़ों पे हमने बात की। और जब 14 के इलेक्शन हुआ तो हम उन सारी बहुत सारी चीज़ों पे, घोटालों पे, करप्शन पे इतनी सारी बातें की। मैंने एक बुक भी बनाई थी और मुझे लगा कि देश में बदलाव आना चाहिए। तो मैं इन लोगों को क्रिटिसाइज़ करके, कांग्रेस को, इनको ये करके, ये दूसरी हुकूमत जो नई आई उसके प्रति मैं बहुत एक्साइटेड होकर के मैंने जो मेरे जोन में, मेरे हिस्से में आता वो किया मैंने। तो मैं उनसे निकल करके इधर आया, और जब मैंने यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया तो लोगों ने अरे कांग्रेस और ये वो कहना शुरू कर दिया। तो ये एक चलन चल गया कि जो आपके मन मुताबिक बात नहीं है इसका मतलब आप वहाँ के हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ें जब बढ़ती चली गई तो हमारे व्यंग में और जो सरकार के प्रति हमारे उसमें भी तेज़ी आती चली गई, धार आती चली गई, क्योंकि ये तो मुझे मालूम है ना। अब लोग ऐसे, अच्छा यही होता है कि जब मैं महाराष्ट्र में था तो अब मेनली क्या होता है, व्यंग और क्या होता और हास्य जो भी है ये सत्ता के अगेंस्ट ही होता है। अगर हम सत्ता की हम वाहवाही करने लगे
तो वाहवाही करने का कार्यक्रम तो सत्ता खुद कर रही है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, न्यूज़पेपर, टीवी ऐड आ रहे हैं, उनके बहुत सारे लोग हैं जो वाहवाही कर रहे हैं, उनकी पब्लिक बहुत सारी है जो वाहवाही कर रही है। तो हम भी अगर वही करने लगे तो फिर हास्य व्यंग्य कैसे होगा? हमें तो कहीं ना कहीं उन कमियों को, खामियों को, या उनमें से कोई चीज़ हमें निकालनी पड़ती है। और कमियां और खामियां हर सरकार में रही हैं, इस सरकार में भी हैं, और सिर्फ ये है कि अब लोगों ने रिसीव करना बंद कर दिया है, उसको एक टैग लगाना शुरू कर दिया है कि जैसे आप कुछ कहते हैं तो आप इनके आदमी हैं, आप उनके आदमी हैं। तो यही होता है, जब मैं कलकत्ता जाता हूं तो मैं ममता बनर्जी का बंदा हो जाता हूं, महाराष्ट्र में पता चला मैं उद्धव ठाकरे का बंदा हो गया, यहाँ पे आ गए तो कहीं पर कांग्रेस का बंदा हो गया, यूपी में चला गया तो मैं अखिलेश का बंदा। तो ये सारे लोग अपोजिशन में हैं, तो जो बात मैं कहता हूँ तो मेरी बात को अपोजिशन एग्री करता है, तो वो लोग मेरी बात को कई बार रिट्वीट भी कर देते हैं, मेरे वीडियो को भी शेयर कर देते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये लोग अगर इनका वीडियो शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, वो लोग अपने हिसाब से अंदाजा लगाने लगते हैं। क्या माने फिर आप एपॉलिटिकल हैं? क्या नहीं, ideology एपॉलिटिकल है? तो कोई भी नहीं है ना। अगर कहा जाए तो जैसे न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या इवन हम लोग जो काम करते हैं, तो पहले था कि हम लोग यहाँ की भी बातें करते थे, यहाँ की भी बातें करते थे और अपनी बात भी करते थे। लेकिन अब ये है कि धीरे धीरे जैसे बढ़ता गया, जब आपके ऊपर लगातार पत्थर पे हथौड़ियाँ मारी गई, आपको अरे लगातार तुम इसके आदमी हो, ऐसा है वैसा है, तुमने इससे पैसे खाए, उससे पैसे खाई, इतनी सारी बातें, तो हमारी धार तेज होती चली गई। हम लगातार, हमने भी फिर उसी स्पीड में हमने टारगेट किया कि भाई जब आप लोग कुछ भी कह रहे हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आप अपनी आत्मा को, अपने आप को जानते हैं, जब आप अपने आप में स्ट्रांग होते हैं, तभी ये बातें कर सकते हैं। जिस दिन आपने किसी वजह से अगर ये काम करना शुरू किया तो आपकी लेखनी उस दिन टेढ़ी हो जाएगी, आपकी सोच उस दिन गड़बड़ हो जाएगी, आप किसी के लिए काम करने लगेंगे। तो इसीलिए इतनी निर्भीकता से, एक अंतर्मन से करता हूँ। लोग हैं तो सिस्टम हो गया है, किसी न किसी को कल को अगर हम वाहवाही या कोई अच्छी बात लिख देंगे तो भी होता है, और आज भी होता है। अगर हम कई बार जैसे लोग हमें बोलते हैं ना, ये इस पक्ष का, कांग्रेस का, कभी हमने कोई जोक उनके ऊपर कर दिया तो भी हमने देखा ऐसे कमेंट्स आते हैं, लगता है कि कांग्रेस ने इसको पैसे देने बंद कर दिए है ना, लगता है अब ये भी पलटी मारने वाला है, ऐसे भी कमेंट आते हैं लोगों के। तो है, लोग बोलते हैं। जो अभी करंट डिस्पेंसेशन है, मौजूदा सरकार है, पसंद है वो आपको? देखिए, पसंद और नापसंद वाली कोई बात ही नहीं होती। ये एक लफ्ज़ में हाँ या ना में नहीं बयां किया जा सकता है। बहुत सारे मसले हैं जो हर सरकारें अपनी तरफ से प्रयास करती हैं, अच्छा प्रयास करती है। इस सरकार ने भी कई काम अच्छे किए हैं, लेकिन हम उन चीज़ों पे बात करते हैं जो अच्छे नहीं हैं, या जिन चीज़ों की वजह से कॉमन मैन प्रभावित हो रहा है, हम उन चीज़ों पे बात करते हैं। जो काम अच्छे हैं उसके लिए मैंने पहले भी बताया, उसके लिए अरबों खरबों रुपए का बजट है, फुल पेज न्यूज़ ऐड है, ये ऐड है, प्रमोशन है, फ़ोटो है ना, वैक्सीन है, जहाँ कहीं भी चिपक सकती है, यहाँ लटक सकती है, तो हर जगह लटकी रही है फ़ोटो। तो वो बातें मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या नापसंद है? चलिए वो बता दीजिए। नहीं, नापसंद नहीं है, वही मैंने बोला कि एक शब्द में नहीं कहा जा सकता। तो जैसे कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो हम उन बातों को बोलते हैं जो अच्छी नहीं हैं, ज़्यादा तो उन बातों को। कौन सी अच्छी नहीं है बातें? जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो हम कलाकार हैं, और अभी मेरा एक वीडियो बीच में काफ़ी ट्रैवल कर रहा था इधर उधर, पुराने जब मैं टीवी करता था, कॉमेडी सर्कस वगैरह, तो मैंने मनमोहन सिंह जी का गेटअप लेकर के, अच्छा, गेटअप लेकर के मैंने पूरा कंटेंट किया, और लोगों ने जो ठहाके लगाए, जो हंसा और जो एप्रिसिएशन मिला मुझे, और इस तरीके के बहुत सारे कंटेंट, मैं आपको कुछ कंटेंट अभी शेयर भी करूंगा। ऐसे जो कंटेंट जो अगर आप आज सुनेंगे तो आपको लगेगा जो आज मैं कर रहा हूं इससे कई गुना ज़्यादा धारदार कंटेंट था, ज़्यादा सीधा प्रहार था, लेकिन वो आपको याद नहीं है, समय बदल गया है।
तो तब किया और अब मैं नहीं कर पाता हूं। मैं आज जब मैं किसी मंच पे जाता हूं, शो पे जाता हूं, तो पीछे आ जाते हैं, सुने ये कुछ पता नहीं, कोई कुलकुल कुलकुल करके ऐसा चला जाता है। टीवी पे जो काम हम करते थे, तो टीवी पे वो काम ही खत्म हो गया, कोई शो नहीं है टीवी पे। और टीवी से कॉमेडी खत्म हो गई है, क्योंकि कॉमेडी में बहुत सारी बातें होती हैं और कॉमेडी सिर्फ हंसाने के लिए होती है। कॉमेडियन का कभी मकसद नहीं होता किसी को हर्ट करे, किसी को जलील करे या किसी टारगेट करे, कभी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें सब बंद सी हो गई, तो अंदर से एक घुटन सी होती है कि यार जो पहले हम करते थे, हम तो प्रधानमंत्री जी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में हास्य व्यंग सब होता था, सब बंद कर दिए गए रास्ते। घुटन होती है लाइव मंच पे, आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते हैं। कई बार ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे बहुत सारे सिर्फ एंटरटेनमेंट वाले शोज़ होते हैं, कॉर्पोरेट शो सीधे होते हैं, जहाँ पे मैं जाकर के अपनी मिमिक्री कंटेंट जो हंसाता हूँ, वहाँ पर पॉलिटिकल कोई चीज़ नहीं है। लेकिन लोगों ने मान लिया है कई जगह कि भाई इसको मत बुलाओ, कई जगह मेरे नाम से ही मेरे शोज़ कैंसिल हो जाते। तो ये सब जो माहौल बना है ना, ये अच्छा नहीं है देश के लिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे पसंद नहीं है। और दूसरी चीज़, पहले हम देखा करते थे देश में कहीं पर कोई बड़ी घटना होती थी किसी भी तरीके की, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री आकर के खड़े होकर के निंदा करते थे कि नहीं, हमारे देश के नागरिकों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। कोई भी घटना होती थी, तो पिछले कुछ सालों से हमने देखा बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, कहीं लिंचिंग हुई, कहीं पर कुछ हुआ, कहीं पर कुछ हुआ, जहाँ पर मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी आकर के एक मैसेज देंगे तो उनका मैसेज बड़े लेवल पर जाता है, लोग रिसीव करते हैं, है ना, ताकि लोगों के अंदर जो कहीं पर भी एक नफरत, ये वो जो डिस्टर्बेंस है, अगर प्रधानमंत्री जी बड़े मंच से आकर के इस बात को लगातार बोलते रहें तो ये जो बाहर का माहौल है वो काम हो सकता है। लेकिन मैंने उनको ऐसे मौके पे बोलते नहीं देखा, इसलिए मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा उदाहरण विपक्ष की तरफ से दिया जाता है मणिपुर। हाँ, बार बार यही कहा जाता है, संसद में कहा गया कि मणिपुर पर क्यों चुप हैं, साल बदल गया लेकिन मणिपुर पर क्यों चुप्पी है। आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस नहीं बात से? इत्तेफाक देखिए, मैं तो एक नॉर्मल आदमी हूँ, मुझे तो पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स अंदर कहाँ क्या चलता है मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे क्या, ये आपको भी लगेगा, अगर मणिपुर हमारे देश का एक हिस्सा है ना, और वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, मुझे भी पूरी तरीके से डिटेल में नहीं पता, जितना न्यूज़ खबरों में इधर उधर देखते हैं उतना पता है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसी घटना हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को वहाँ पर जा कर के बोलना चाहिए, वहाँ के लोगों को हक करना चाहिए और वहाँ पे जाके लोगों को हौसला देना चाहिए। तो कम से कम आज जो विपक्ष के लोग बहुत सारे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, एक तो उनका मुंह बंद होगा, और जो वहाँ की आवाम है जो इस दुख दर्द को, परेशानी को झेल रही है, उनका भी कष्ट थोड़ा सा कम होगा कि नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे साथ देखिए ऐसे खड़े हुए हैं। और लोगों को जो भरोसा दिलाया गया था कि नहीं, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो लोगों के सुख दुख चीज़ें अपना, सबका साथ सबका विकास, तो जब इतने लंबे समय के बाद अगर वो नहीं जाते हैं तो नो डाउट उनके कोई पर्सनल रीज़न होंगे, पॉलिटिकल रीज़न होंगे, जो भी होगा, लेकिन एज ए सिटीज़न मुझे तो ये लगता कि वो नहीं गए, उन्हें जाना चाहिए। वहाँ के नागरिकों को भी लगता होगा। तो ऐसी बातें, अब यही बात मैं बोल रहा हूँ, यही बात अपोजिशन के या कांग्रेस के लोग बोल देते हैं, तो लोगों को लगता है ये दोनों एक हैं। सिर्फ इतना है। ये भी लगता है कि कई कोई इनाम तो नहीं चाह रहे बदले में, किस तरीके के नाम? पॉलिटिकल लैंडस्केप में टिकट हो गई। ये देखिए, अब यही होता है कि जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे या मेरे तरीके के जो दूसरे लोग हैं कि पैसा ले लिया या इनाम, या तो इनाम लेने के लिए आपको अगर इनाम चाहिए होगा तो आप किसके पास जाएंगे? जिसके पास माल है, जिसके पास बड़ी बड़ी गठरियाँ हैं इनाम की, जिसके पास बहुत कुछ है। वो जो बेचारे 10 साल से कहाँ आ गए हैं, है ना, जो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, हम उनसे इनाम के लिए वहाँ पर जाकर के हम स्ट्रगल करेंगे। आज सरकार में जिनको इनाम चाहिए था, आप देखो हमारे साथ के बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो इनाम उनको मिला, वो अपनी चीज़ें कहाँ से कहाँ आ करके, तो इनाम वहाँ पर है, सम्मान वहाँ पर है, पद वहाँ पर है, सब कुछ वहाँ पर है। तो फिर मैं कौन से इनाम के लिए कहीं जाकर के ऐसी जगह जाकर भटकूंगा? टिकट और ये वो, भाई यहाँ पे तो सब कुछ है, और वहाँ से भी मेरी कोई बुराई थोड़ी है उनके साथ। मैं बहुत सारे जो सत्ता पक्ष के लोग, वो हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, उनके साथ पहले बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, तो बहुत कुछ है।
तो ये तो लोगों का कहना है, इनाम इनाम। और अगर इनाम या ऐसी किसी लालच में अगर ये काम किया जाए तो ये काम हो नहीं सकता है। ये सब कुछ आदमी अपना घर फूक तमाशा जो देख सकता है, अपना सब कुछ लुटा करके, कहते हैं ना कि जलाकर अपना नशे मन, मैं खुद पे हंसता हूँ, मजाक खुद का उड़ाना कोई मजाक तो नहीं। तो हमारा तो जब मजाक भी हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, हम बर्दाश्त करते हैं। और क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने अंदर से हक की और सच्चाई की वो बात कहते रहे, बोलते रहे। जिस दिन इनाम की लालसा या मंशा चीज़ आ जाएगी तो शायद ये काम उतनी धारदार तरीके से नहीं हो पाएगा। राजू भाई, आप ऐसे ही धारदार करते रहें व्यंग और मजाक करते रहें राजनीति का। हमारी शुभकामनाएं हैं ये और धारदार होता रहे। इनाम की ख्वाहिश होनी भी नहीं चाहिए एक व्यंगकार को। बात आगे बढ़ाते हैं। आप कानपुर से हैं तो पहला सवाल कानपुर से ही लूँगा कि जब हम लोग रील उल देखते हैं कानपुर से जो वायरल हो रही होती है तो ऐसा लगता है कि कानपुर वाले सुबह नाश्ते में भी गुटखा खाते हैं, दोपहर में खाने में भी गुटखा खाते हैं, रात के खाने के साथ भी गुटखा ही खाते हैं। यही कानपुर की छवि बनती है और ये छवि आप ही के बिरादरी के लोगों ने बनाई हुई है। क्या कानपुर में केवल गुटखा ही खाते हैं लोग? नहीं, केवल गुटखा नहीं खाते हैं, गुटखा के साथ में भी गुटखा खाते हैं, है ना। और कहीं पर अगर कोई चीज़ वायरल होती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर होती है। हमने कहा कानपुर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब लोग समान हैं। मतलब चाहे वो एक बड़ी सी गाड़ी से, मर्सिडीज़ से आदमी चल रहा हो या एक स्कूटर से चल रहा हो, है ना। फ़र्क से स्कूटर वाला वो हेलमेट ऊपर करके ऐसे करता है और मर्सिडीज़ वाला दरवाज़ा खोल के ऐसे करता है। तो ये एक है, पता नहीं कैसे, मतलब वहाँ का लोगों के अंदर है, खाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि शुरुआती दिनों में जब मेरे घर में हम 4 भाई हैं, इत्तेफाकन कोई नहीं खा, लेकिन मैं खाने लगा था। इधर उधर जाता था, थिएटर वेटर, नाटक नौटंकी, तो वहाँ पे लोग मिल जाते थे, खाओ। तो ऐसी शौकिया, तो अच्छा हुआ मैं तो वहाँ से निकल के ये चला गया, इसके बाद में नहीं। लेकिन लोग 40-40 साल से खा रहे हैं, नाश्ता उसी से करते हैं। मतलब गलत पता नहीं कौन सी ये, अपने को भी समझ में नहीं आता है। सुबह खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, डिनर के समय, अब ये हो गया ऑफिस जा रहे हैं तो फिर एक हो जाए, ऑफिस से निकल रहे हैं तो एक हो जाए, अभी बाथरूम गए थे तो एक हो जाए, ये हो जाए तो एक पड़ गया। तो ये है कुछ वहाँ के लोगों का। और शायद इसी वजह से लोगों ने अपने वायरल भी हो रखे गुटखा, एक पहचान कानपुर की। और शायद एक ये भी वजह रही होगी कि जो गुटखे का जो व्यापार है, धंधा है, शायद उसकी भी जननी कानपुर ही है। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ गुटखा उटखा जाता है तो सबसे ज़्यादा गुटखा के जो निर्माता है ना, वो कानपुर में ही है। नहीं, चलिए एक डिस्क्लेमर हम लोग दे देते हैं अपनी तरफ से कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसको खाने से आप दे दीजिए, कर्क रोग का हाँ, खतरा बढ़ उसमें नीचे और लिखना पड़ेगा सिर्फ कानपुर वालों को छोड़ के। कोई डिस्क्लेमर नहीं मानते हैं वो। मतलब एक बार की तो बात आपको बता रहा हूँ, बड़ी अचानक याद आ गई। मैं कानपुर गया हुआ था तो मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ थी, कुछ मेरा शो था तो कुछ कफ एंड कोल्ड और ये वो ऐसा था। तो मैं डॉक्टर के पास गया, किसी ने बोला फलाने डॉक्टर हैं त्रिपाठी जी, ये यहाँ पर हैं। तो मैं चला गया उनके यहाँ, तो हमारा उन्होंने चेक वेक किया ये वो, तो हम पे कहने लगे बाकी सब ठीक है, एक बार बताओ गुटखा तो नहीं खाते हो? हमने नहीं डॉक्टर साहब, ठीक है हम दवाई लिखे दे रहे हैं, हाँ जाकर ले लेना। और वो बाकायदा वहाँ पे इतना बड़ा डिब्बा रखा हुआ है डॉक्टर साहब के पास में। तो है वो रंगत है वहाँ की, अपना लोग मौज लेते हैं, खाते हैं। चलिए कानपुर की मौज कायम रहे। मेरा अगला सवाल ये कि ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि जैसे एंटी मोदी शब्द आप कह रहे हैं कहाँ से आया, तो चलिए इस शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मोदी जी का किया हुआ सब कुछ आपको बुरा लगता हो? कोई एक चीज़ तो अच्छी लगती है। मैंने कभी कहा ही नहीं। उसको मोदी जी के स्टाइल में जो चीज़ आपको अच्छी लगती है हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने कभी कहा ही नहीं कि मुझे उनकी सारी चीज़ें बुरी लगती हैं, है ना, या कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। अब जैसे रोज़गार से संबंधित जो भी बातें हैं, है ना, कि जब 2014 में आए थे वो, तो उन्होंने बोला था कि हर साल भाइयों बहनों 2-2 करोड़ रोज़गार दिए जाएंगे।
फिर पता नहीं, लोग बोलते कि नहीं मिले, अब लोग ही जाने। तो अक्सर लोग बात भी करते हो कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार। तो मैं बोलता हूँ कि हमने कहा अच्छा मोदी जी रोजगार दे दें, तुम लोग सब अपना झोला और टिफिन और लैपटॉप लेके काम पे चले जाओ, देश के बारे में कौन सोचेगा? खाली मोदी जी सोचेंगे, है? तो मोदी जी चाहते हैं कि तुम लोग देश के बारे में सोचो, है ना। ये रोजी रोजगार, पैसा, नौकरी, ये क्या है? क्या ये देश से बढ़ के है क्या? तो मोदी जी देश के बारे में मतलब सोचते हैं। बहुत सारे, अब जैसे उन्होंने 3 तलाक ख़त्म किया, है ना, उनकी सरकार ने, तो ये भी अच्छा काम किया, उन्होंने ख़त्म किया। क्योंकि मेरा मानना है कि जो काम बगैर तलाक बोले हो सकता है, उसके बारे में हमारे युवाओं की 3-3 बार एनर्जी क्यों वेस्ट करना? तो बहुत सारे काम उन्होंने मतलब अपने लेवल पे अच्छे किए हैं और लोगों के लेवल पे भी अच्छे किए हैं। और ये है कि कुछ काम जो लोगों को लगते हैं कम और हो जाए, जैसे काला धन है, देखिए, है ना। तो एक टाइम पे आने वाला था, फिर बाद में पता चला कि आया तो नहीं, लेकिन फिर यहाँ से फिर जाने भी लगा, क्योंकि वहाँ पे जो काला धन बताया जाता था, जो भी था, उसका 3 टाइम हो गया। तो ऐसे सवाल आते हैं हमारे पास कि ये सब बोला गया तो क्या हुआ उस बात का? दोबारा कम से कम जिक्र तो करो, उसके बारे में कोई पूछो, कोई जवाब तो दो एक आम जनता को। क्योंकि आम जनता को ही बोला गया था कि नहीं वो काला धन आ जाएगा, ऐसे नहीं होता, आप फायो बनो, ये काला धन आएंगे, आएगा तो सबको उठेगा। तो अब वो बातें कुछ करिए। तो जो बातें हुई हैं, तो वही मैंने बोला, जो अच्छे काम किए हैं, है ना, तो उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबको मालूम है अच्छा, और मैं उस पर क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर रहा हूँ, कोई कमेंट भी नहीं कर रहा हूँ। जब किसी अच्छे काम पे मैं क्रिटिसाइज़ करूँ मैं, तो ये हो, जैसे कश्मीर का जो मामला था 370, मैंने उसके बारे में कभी कोई बात नहीं की। वो मेरा जोन भी नहीं हो, शायद वो अच्छा ही हुआ। और उसके बाद से भी मैं तो गया नहीं कश्मीर, बीच में एक बार गया था, तो अभी तो नहीं गया कई सालों से। तो वो अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। और भी ऐसी बहुत दूसरी चीज़ें हैं, कुछ डेवलपमेंट है। अभी देखिए यहाँ पर पास में ये जेवर एयरपोर्ट बनना है, हमारे बाकी यूपी में बहुत सारे एयरपोर्ट बन गए, बहुत सारे हाईवेज बन रहे हैं। मुंबई में अटल सेतु बन गया, कोस्टल रोड बन गया। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं की सरकार के दरमियान हो रही हैं, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। अब ये हमारे बोलने के लायक तो नहीं है, यहाँ पर आपने बात की तो मैंने ये भी बता दी। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी अच्छी, तो मैंने बताया कि हर सरकार में अच्छी चीज़ें भी होती है और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अच्छी नहीं हैं। जो अच्छी नहीं होती हैं उनके बारे में हमें बात करना होता है। अच्छा, मैं आपके कुछ पुराने वीडियो देख रहा था, आप मुलायम सिंह की भी पर्याप्त मिमिक्री आपने की है और मतलब मजाक उड़ाया है। जिस वक्त में समाजवादी पार्टी में सत्ता का संघर्ष कथित तौर पर चल रहा था, तो उस समय आपको समाजवादियों ने चमकाया नहीं, वो तो चमकाने के लिए जाने जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये बड़ा अच्छा आपने सवाल भी किया। उस वक्त देखेंगे तो मैंने कांग्रेस के बारे में भी कितना हमने निचोड़ा है, और मुलायम सिंह जी के बारे में, लालू जी के बारे में हम बहुत कुछ करते थे। और जो आपने बोला नहीं चमकाया, वाकई में नहीं चमकाया, किसी ने कुछ नहीं बोला। और दूसरी बात, मैं यही चाहता हूँ यहाँ से भी। मुझे फिर एक बार कुछ लोग थे, मेरा एक शो था, तो वो लोग मुझे ले गए, कहने लगे कि वो 1-2 बार मेरे कुछ वीडियोज़ वगैरह वो अखिलेश यादव जी ने देखे थे, तो उनके पास लेकर के गए। तो मैं भी, हमने कहा चलो भाई इनसे मिल लेते हैं, पूर्व सीएम थे। तो उन्होंने एक बड़ी बात बोली, उनके साथ मेरा बड़ा प्रेम है, स्नेह भी है मेरा उनके साथ, क्योंकि वो ह्यूमर को बहुत पसंद करते हैं और वो खुद भी ह्यूमरस हैं। और उन्होंने बोला कि निगम साहब, आपने हमारे बारे में भी बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ किया, क्या क्या नहीं बोला, हमने कभी आपको कुछ बोला? तो वो एक चीज़ कि जब ह्यूमर, सटायर, व्यंग, ये बड़े लोग हैं, ये पूरे देश को, प्रदेश को, करोड़ों लोगों के जननायक हैं ये लोग, तो इनको छोटे मोटे हास्य व्यंग चीज़ों से इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, एप्रिसिएट करना चाहिए। मैंने यहाँ दिल्ली में शो किया था उस टाइम जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। आप सोचिए, अटल जी प्रधानमंत्री थे, आडवाणी जी डिप्टी पीएम थे और 13 कैबिनेट मिनिस्टर, यहाँ सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में कार्यक्रम था, और अटल जी के ऊपर ही जोक, आडवाणी जी के ऊपर ही जोक, और वो लोग सब हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं। अगर आज हमारे जोक में वही मान सम्मान हमें मिलने लगे तो फिर हमारी बहुत सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो सब हेल्दी मामला है।
हम अपने जोक से किसी सरकार को उखाड़ के थोड़ी फेंक देंगे। जो मोदी जी ने अरबों खरबों रुपए अपनी इमेज को चमकाने में लगाए हैं, हमारे 2 जोक से वो इमेज क्रैक थोड़ी हो जाएगी, है ना। तो ये तो हास्य व्यंग्य है। और मैं नहीं समझता हूं कि जो बड़े लोग हैं, कई बड़े लोगों से अपनी ऐसे कोई डायरेक्ट हमारी मुलाकात नहीं रही, लेकिन कई लोग वो एंजॉय करते हैं। राजनाथ अखिलेश सिंह यादव जी, से तो आप मिल ही रहे हैं ना, अब अखिलेश यादव से मिलना है तो बड़े लोगों से मुलाकात। बड़े लोग, मैं राजनीतिक बड़े लोग जो बता रहा हूँ, राजनीतिक रूप से बड़े नहीं है अखिलेश। गृह मंत्री जी के लेवल पे, रक्षा मंत्री जी के लेवल पे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लेवल पर बताइए, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आपकी क्या राय, कभी मुलाकात हुई है? नहीं, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई मेरी। उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? हाँ, मेरा हमेशा से ये रहा है कि जो लोग पहले भी, जो आपने बोला ना कि मुलायम सिंह जी के बारे में, तब वो लोग सत्ता में थे, तो जो लोग सत्ता में रहते हैं, पदों में हैं बड़े, तो मेरी कोशिश एक अंदर से, एक नेचुरल, एक ऑर्गेनिक वे है मेरा कि मैं उस वक्त उन लोगों से ऐसे अचानक टकरा जाऊँ अलग बात है, लेकिन वो मिलने की ये नहीं रहती है। मुझे लगता है कि मेरा कहीं पर कुछ चीज़ें मेरी प्रभावित ना हो। स्वभावतः आप सत्ता विरोधी हैं। हाँ, सत्ता विरोधी, मैं सत्ता विरोधी हूँ मैं, और शुरू से था और होना भी चाहिए। और जो मेरे उस्ताद रहे हैं, जो मेरे गुरु रहे हैं, हरशंकर परसाई जी, शरद जोशी जी और बहुत सारे लोग, ये सारे लोग ऐसे ही रहे हैं और यही काम एक होता है। मैं मतलब खुल के बोलता हूँ कि मैं सत्ता विरोधी आप कह सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पे हम प्रहार करते हैं, बोलते हैं, हमें कहना चाहिए, आपको भी कहना चाहिए, बहुत सारे लोगों को कहना बोलना चाहिए। तो अगर बहुत सारे लोग नहीं भी बोल रहे हैं तो मैं तो बोल ही रहा हूँ मैं। अब बाकी व्यक्तिगत हमारा किसी से कोई बैर भाव होने का सवाल ही नहीं। योगी जी के बारे में आपकी कोई राय तो होगी ना? योगी राय इन द सेंस कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ये मानना है कि योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं और सेकेंड टर्म है उनका, काफ़ी उन्होंने भी काम किया है। लेकिन कभी कभी जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, चूँकि उत्तर प्रदेश से कितना बड़ा है, इतनी जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो योगी जी एक, चूँकि वो संत हैं, योगी हैं, तो एक धर्म को प्रतिनिधित्व करते हैं। ये चीज़ मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, जो कि एक मुख्यमंत्री या एक बड़े पद पे एक पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति, क्योंकि वहाँ पर पहुँच करके वो सारा चोला आप अटायर हो सकता है, लेकिन वो एक शिकवा शिकायत लगता है कि कभी एक धर्म के प्रति इनका झुकाव ज़्यादा है। वो आई थिंक वो चीज़ थोड़ा सा मुझे ये लगती। बाकी अदरवाइज़ वो बहुत ईमानदार आदमी हैं, उनके ऊपर कभी कोई करप्शन के चीज़ों के, ऐसी चीज़ों के चार्जेस नहीं लगे। उनके आसपास के जो लोग मिलते हैं, इससे पहले की बहुत सारी सरकारें हैं जहाँ पर करप्शन के, भ्रष्टाचार के चीज़ों के तरह तरह के आरोप लगते हैं, बट उनके ऊपर कोई नहीं लगा सकता है। और बाकी ठीक है, योगी जी के बारे में जब मुद्दे आते हैं तो उन मुद्दों को मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ, कोई बात सामने आती है जब। बाकी व्यक्तिगत उनके साथ ऐसा कुछ ही नहीं है। राजीव भाई, ये सत्ता विरोधी वाली बात पे मुझे काशीनाथ सिंह का एक नॉवल है बड़ा मशहूर, काशी का 80, उसमें एक जगह वो लिखते हैं कि फलाने साहब हमेशा विपक्ष में रहे, विपक्ष तो फिर भी कभी कभी सत्ता में आया, लेकिन वो तब भी विपक्ष वो में रहे। बस 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 मुझे लगता है आप ही को सोच के उन्होंने लिखा होगा। हाँ, नहीं, मुझे सोच के नहीं लिखा, वो सब सोच करके मैं जीता हूँ मैं। तो अगर आप देखेंगे, अगर मेरा इस तरीके से कुछ होता तो मैं पिछले 30-35 सालों से यही काम कर रहा हूँ। और आप उठा के देख लें, क्योंकि मुझे इधर रह के काम करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, और यहाँ से ही हमको कंटेंट और मटेरियल मिलता है। जब कोई सत्ता में चला गया तो चला गया, कल तक तो यहाँ था, फिर तो वो रफू करेगा, मैनेज करेगा, उसका एक अलग चीज़ें होंगी, फिर तो मामला अलग हो गया। अभी मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, जो तब की बात है जिससे आपको समझ में आएगा। 2010 वर्ष की बात है, 9-10 की बात है। उस वक्त UPA 2 की गवर्नमेंट चल रही थी और ये था कि कुछ मामला इनका ये चल रहा था, कई दलों से मिली हुई थी, तो भोज का आयोजन किया गया था कि सरकार बचाने के लिए। तो उस वक्त ये भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार, तो मैंने एक गिनती लिखी थी, राजनीतिक गिनती। उस दरमियान मेरा जो ऑब्जर्वेशन था, 1 नंबर की पार्टी
2 नंबर के लोग, और याद रखिए ये तब की बात है 2009-10 की, 1 नंबर की पार्टी 2 नंबर के लोग तिरंगे के नीचे बैठ के 4 लोगों के सामने पंचवर्षीय योजना बनाते हैं। 1 से 10 तक गिनती है पूरी। 1 नंबर की पार्टी 2 नंबर के लोग तिरंगे के नीचे बैठ के 4 लोगों के सामने पंचवर्षीय योजना बनाते हैं और 6 हिस्सों को 7 लोगों में बांटने का प्रयास करते हैं। 8वां उठ के खड़ा हो जाता है, 9वां समर्थन खींच लेता है और 10 जनपथ में सन्नाटा छा जाता है। ये उस दौर की बात है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मौजूदा हुकूमत थी उनके बारे में। तो यही होता है। इससे पहले 2014 के पहले मैंने बीजेपी को कब क्रिटिसाइज़ किया, कहाँ किया? क्योंकि वो लोग सत्ता में नहीं थे। उनकी तरफ से इतने न्यूज़, इतने मुद्दे, इतने बयान, इतनी चीज़ें नहीं आती थी। इनकी तरफ से आते थे। तो जिनकी तरफ से आता है उनकी तरफ उछाला जाएगा। सिंपल एज दैट। नहीं तो मोदी जी तो सबसे मिलते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो बॉलीवुड के हाँ नहीं, actors खिलाड़ी तो हों, हैं वो। हाँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी मिलते हैं। आपको बुलाएंगे तो जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे भाई? हाँ, बुलाएंगे, स्वागत सत्कार का, हमारे प्रधानमंत्री भाई, हम भी जाएंगे मिलने में। भाई लोगों ने तो ऐसा बना दिया और आप लोग भी ऐसे बना रहे हो कि जैसे यार हमारा उनका कोई वो वाला पुराना। क्या बातचीत होगी आपकी? हाँ, मोदी जी के साथ क्या बातचीत होगी आपकी? आप क्या कहेंगे उनको? आपको क्या लगता है? एक सोचता है ना, आप तो कलाकार हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचता है इंसान। मोदी जी से मुलाकात हो रही है, उनके साथ चाय पी जा रही है। चाय तो पहली बात मैं पीता नहीं हूँ। अच्छा चलिए। है ना, एक तो सबसे खास बात ये हो गई। और मोदी जी से क्या है कि कुछ बातें, चूंकि हम लोग भी खुड़पेची लोग हैं, है ना, तो हमारे जो सवाल होंगे वो खुड़पेच वाले ही होंगे। और वो खुड़पेच वाले सवाल, जैसा कि मुझे लगता है कि वो आप कर नहीं सकते हैं, है ना। तो मोदी जी से जब मिलेंगे तो वही होगा कि मोदी जी, आप मोदी जी हैं और आप जो देश के लिए, बस आप मोदी जी हैं और आपने जो देश को, मोदी जी बस आप, इससे ज़्यादा हमारे ख्याल से और कोई बोल भी नहीं पाया है ना। और इससे ज़्यादा किसी को उनके सामने बोलना भी नहीं चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री हैं और हम ये चाहते हैं कि मोदी जी से हम मिलें, लेकिन तब जब वो प्रधानमंत्री ना रहें। अच्छा। तब हम उनसे खुल के बातें भी कर पाएंगे, बहुत सारी बातें बोल पाएंगे। प्रधानमंत्री होते हुए एक प्रोटोकॉल भी होता है, कहीं ना कहीं चीज़ें तो बाद में मिलेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि राजीव निगम हो, राजू श्रीवास्तव हो, अन्नू अवस्थी हो, वो जीतू गुप्ता, राजन श्रीवास्तव, ये सब तो हैं अपनी जगह। किसी आम कनपुरिये से भी मिलिए हाँ। तो उसका अंदाज वही रहता है कि विधिवत मारेंगे और कौनू मुरव्वत भी ना करेंगे। हाँ। तो क्या है कि कानपुर की मिट्टी में कुछ है क्या? मिट्टी में नहीं, ये मिट्टी में सने हुए लोगों के अंदर है। मिट्टी हर जगह होती है। कुछ लोग मिट्टी से परहेज रखते हैं, कुछ लोग इस मिट्टी में गोते लगाते हैं, मिट्टी में सने होते हैं। और इत्तेफाक मेरे साथ ऐसा रहा कि चूँकि मैं शुरुआती दौर से, इसमें से जितने भी लोग हैं, राजू श्रीवास्तव जी हमसे पहले मुंबई चले गए थे और पड़ोसी भी थे। उसके बाद में हमने जैसे राजन श्रीवास्तव को, जीतू को, ये सब लोगों को हमने लिया, खींच करके वहाँ तक ले करके गए। कुछ और भी लोग हैं, एक और लड़का है अनिरुद्ध मदेसिया कानपुर का, वो भी बहुत अच्छा करता है, और भी 1-2 लोग हैं। तो एक दूसरे को देखते समझते जो उस टोन के थे। और भी कई लोग हैं, वो एक मेक जोक्स करके आप देखते होंगे, वो अलग फॉर्मेट में है, लेकिन वो भी घनघोर शैतान लोग हैं, बदमाश लोग हैं, है ना, खुलेआम कनपुरिया बदमाशी करते हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं एक इतना माल मटेरियल, माहौल और चारों तरफ बोली भाषा का एक पैटर्न, एक सिस्टम, एक टाइमिंग वहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। तो जो लोग इसको कैप्चर कर लेते हैं तो वो फिर इस श्रेणी में आ जाते हैं। बाकी नॉर्मल भी लोग, मतलब अबे जाओ यार, हमसे चिकाई ना करो, हम मतलब एक ऐसे टाइमिंग, आंखों के इशारे में उनके ये रहता है मामला। फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? मैं एक, ये हमारा पर्सनल भी हो सकता है, मैं थोड़ा बायस्ड भी हो सकता हूँ। नॉर्मली कोशिश करता हूँ मैं बायस्ड ना हूँ, बट फेवरेट पॉलिटिशियन जानने के लिए आपको उनके बीच कहीं ना कहीं रहना पड़ता है। आप उनको करीब से उनको जानने की ज़रूरत होती है। तो मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव जी को मैंने थोड़ा करीब से देखा, जाना, समझा, और फिर बात वही आ जाती कि कहीं इस वजह से तो नहीं, लेकिन इस वजह से नहीं,
उनको हमने देखा कि मैंने कई चीज़ें उनके सामने 1-2 बार मैंने कार्यक्रम भी किए, परफॉर्म किए, और उनके उनके अंदर एक अलग एनर्जी है, एक पॉजिटिविटी है। उनकी टीम, उनकी पार्टी के बारे में बहुत कुछ इधर-उधर जो कुछ भी बोला जाता है, लेकिन उनके अंदर एक अप्रोच है, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, और एक स्माइली फेस है। और हमेशा कई बार हम गए तो भीड़-भाड़ में लोगों से, इतने लोग, वो किसी से भी मिल लेते हैं, है ना? और लोगों के वो एक जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान, सलमान खान ने जो इन लोगों का जो क्रेज़, तो मैंने देखा कि पॉलिटिशियन में उनके नाम का क्रेज़, जबकि अभी सत्ता में काफ़ी दिनों से नहीं है, अपोजिशन में, इसके बावजूद उनका एक जो क्रेज़ है। और दूसरी बात, वो कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं करते हैं। उनकी भाषा में, चीज़ों में, आप उनसे कोई सवाल करेंगे, कठिन सवाल भी करेंगे, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे बोल करके, मुस्कुरा के ऐसे चलते हैं, वो जवाब भी दे देते हैं वो। तो अमूमन जैसे आज हम देखते हैं सत्ता पक्ष में बहुत कुछ हल्के शब्दों का भी लोग उपयोग करते हैं, है ना? आजकल यहाँ दिल्ली चुनाव की बात आई है, तो मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत ख़राब लगता है कि जैसा भी है, एक सीएम है, आप लोगों की आपस में ये है, लेकिन आप समाज को गलत मैसेज मत दो। एक कोई आदमी अपोजिशन वाला आता है, बोलता है इसको तो 2 कंटाप देने चाहिए। अब बताइए, एक सीएम को आप हैं? कोई दूसरा बंदा आता है, बोलता है ये सीएम, ये सुबह इधर जाता है, ये ऐसा बोलता है, ये ऐसा। अब बताइए, एक तो ये समाज को, जो आप लोगों की लड़ाई आप लोग लड़िए, एक आप भी हो सकता है कि कल को आप सीएम बन जाए, लेकिन आप ये क्या मैसेज दे रहे हैं? आता जाता वो तो आप चोर उचक्का सब जो कुछ बोल रहा है, लेकिन इन बोली भाषा का एक बैलेंस, तो वो अखिलेश जी के अंदर बहुत शालीन है, और ह्यूमर के साथ जवाब देते हैं, और सबको ले करके चल रहे हैं विषम परिस्थितियों में भी, और पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है उनके अंदर। और हमारे हम उम्र भी हैं, उनके पास अभी बहुत एक अच्छा राजनीतिक कैरियर भी है, तो वो हमें अच्छे लगते हैं। नहीं, तो आपने ये कंटाप वाली बात कही तो मुझे याद आया, मैं एक बार लखनऊ से कानपुर की तरफ कहीं जा रहा था, चुनाव के दिन थे, तो हमने वहीं पे सुना, न्यूज़ रूम के लोगों को सुना चुका हूँ मैं, तो कोई लड़का किसी दूसरे को कह रहा था कि पहले मारूंगा तुम्हें और फिर तुम्हारे बाप को जिंदगी भर याद रखोगे मेरे कंटाप को। तो मैंने कहा यार बढ़िया है, साला धमकी भी दे रहे हैं तो बड़े शायराना अंदाज में। तो ये वो कनपुरिया अंदाज है। इसके ऊपर मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ अभी, ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम इन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिल्म का टाइटल भी हमने रजिस्टर कराया है, घंटाघर। अच्छा, हाँ, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर कैप्चर किया है, जो ख़ास तौर से कनपुरिया है कि उसकी शुरुआत ही ऐसे कुछ होती है। मैं वो तो खैर बात की बात है, लेकिन एक लाइन हम ये कर सकते हैं कि चंबल के डकैतों से बचना आसान है, चंबल के डकैतों से बचना आसान है, कानपुर के बकैतों से बचना बहुत मुश्किल काम है। गली गली में बकैत हैं। तो कानपुर की एक आबो हवा, एक माहौल, एक स्टाइल, एक बातचीत, एक ह्यूमर, एक तरीका, एक वहाँ का प्यार मोहब्बत, वहाँ के कपल्स, है ना, इन सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर किया है। सबके अपने अपने तरीके हैं, और वो तरीके जो बाकी जगह के अलग है, कानपुर के अलग है। तो कोई कपल्स वाला किस्सा भी सुना दो फिर। कपल्स में जैसे हमने देखा है कि जैसे बाकी जगह प्यार मोहब्बत होता है लड़के लड़कियों के बीच में, तो वो लोग कहीं मिलते हैं, गार्डन में बैठते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ डिनर पे जाते हैं, कैंडल लाइट डिनर पे जाते हैं कहीं पर। और हमारे यहाँ जो लड़का और लड़की, तो हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो है, लोग प्यार मोहब्बत नहीं करते हैं, लड़की को पाल पोस रहे होते हैं। मतलब सवेरे उठ के जो पिता वाला धर्म निभाते हैं, सवेरे उठा करके स्कूटर मोटरसाइकिल कॉलेज छोड़ने जाते हैं, 2 बजे लेने जाएंगे, शाम को 4 बजे कोचिंग छोड़ने जाएंगे, फिर 8 बजे लेने जाएंगे, और फिर ये भी कहते हैं सुनीता देखो इस बार इंटर है, कायदे से पढ़ाई करो। ये है उनका। और सुनीता भी वैसी होती है ना, मतलब खाने पीने के भी मामला, और बाहर जैसे निकले तो इनको बाकी प्यार मोहब्बत चीज़ें अपनी जगह पर है, खाना पीना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। और सुनीता बताओ क्या खाओगी? हाँ, शुक्ला का डोसा खाओगी, प्रकाश की कुल्फी खाओगी। तो सुनीता भी बोलती है पहले प्रकाश का डोसा खाएंगे, अब बाद में शुक्ला की कुल्फी खाएंगे दोनों चीज़ है। बहुत
मोहब्बत में गुटखा बाधक नहीं बन जाता है? शायद कई जगह नहीं भी बनता होगा, शायद जोड़ियां भी इसी वजह से बनती होंगी। यार सुनीता एक गुटखा दो जरा। तो पता चला सुनीता भी रखे रही थी। अब आप सबने कई किस्से सुनाए, मैं भी सुना देता हूँ। हमारे गांव में एक व्यक्ति है, नाम नहीं लूंगा, हाँ। हम लोग किस्सा सुनते थे कि उनकी पत्नी जो है हाँ। पछोर के गुटखा डब्बा में भर देती थी हाँ। ताकि फू न करना पड़े उनको। हाँ। तो बात हो रही, एक सवाल है मेरा, बहुत आपको सुन रहा था, आप बात कर रहे थे, चूंकि सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा हुई आपके व्यंग की, डर लगता है? नहीं लगता है, शायद पहले लगता था, लेकिन डरना मैंने अपने बेटे के ना रहने के बाद से हमने डरना छोड़ दिया। और मेरे व्यंग की जो धार और तेज धार वो भी आई, तो शायद उसके जाने के बाद मैं थोड़ा सा ज़्यादा शार्प भी हो गया, क्योंकि मैं दुखी भी हूँ। जो बातें लोग करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता था, लेकिन पिछले कुछ समय में समाज हमारा बहुत दूषित हो चुका है, प्रदूषित हो गया है। इस समाज को प्रदूषण से बचाने वाला कोई हमें दिखता नहीं है, और बल्कि इसको और प्रदूषित करने के लिए बहुत सारे लोग दिखते हैं। अब मैं इसका एक कारण ये भी बताऊंगा कि जब मेरे बेटे का निधन हुआ, तो मैं तो यही जोक चुटकुले ये वो, मुझे हज़ारों की तादाद में लोगों ने मीम्स ये लोग कहाँ से आए, कौन है, इस देश के, इस समाज के तो प्राणी लगते नहीं हैं, जो मेरे बच्चे की फ़ोटो अपलोड करके तरह तरह की गंदी भाषा में और न जाने क्या क्या लिखा। अगर हमारे घर वाले, अगर कहीं मेरे परिवार के लोगों को एक आधे कमेंट्स पे नज़र पड़ जाए, तो उनको शायद वो लोग मेरा घर से निकलना बंद कर दे कि तुम ये सारा काम छोड़ो, मत करो। अभी भी कितने लोग एक सिंपल से जोक, चुटकुले, एक सिंपल से वीडियो में एक उसमें भी लोग आकर के ये कर देते हैं, मतलब इतनी गंदी भाषा में कि अगर मैं बोल दूंगा तो शायद मेरे घर वाले सुन लेंगे, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं। मैं, आप सोचिए, ये कौन सा समाज है भाई? आप हमारी किसी बात से सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये समाज बना है पिछले कुछ सालों में, और वहां पर मुझे ये होता है कि इस समाज को, इस गंदगी को रोकने वाला कोई नहीं है, और जो रोकने वाले लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो बड़ी जगह पर हैं, वो लोग इस दिशा में बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं जिसकी जरूरत है। हमारा सब कुछ चला जाएगा, लेकिन देश में वक्त और हालात में कई बार हमारा देश ऊपर नीचे डगमगाया, कभी इकोनॉमिक में डगमगाया, कभी भूकंप से डगमगाया, कभी किसी और कारण से डगमगाया, लेकिन एक हमारे देश की जो यूनिटी थी, एक प्यार था, एक भाईचारा था, एक मजबूरी थी, एक अंदर की मजबूती थी, जो वो हमें देश के लेवल पे हमेशा उबार करके ऊपर लेकर के आया। लेकिन वो चीज़ अब टूटती जा रही है, वो चीज़ कमज़ोर होती जा रही है, किसी के बारे में भी, किसी के भी बारे में। अभी हमारे बीच में मैंने देखा, उसमें एक वीडियो भी किया था मैंने, एक न्यूज़ एंकर आप ही के चैनल के कहीं थे, एक सीनियर थे, उनका निधन हुआ पिछले कुछ समय पहले, साल 2 साल पहले। तो उनको बहुत सारे लोगों ने उनके निधन के बाद ना जाने क्या क्या कहा। अभी मनमोहन सिंह जी के निधन पे उसमें मैंने देखा, और ऐसे लोग जो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, जिनको बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं, वो लोग ऐसी गंदी भाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं, तब अफसोस होता है। ऐसे लोग, इनमें से कुछ लोगों को प्रधानमंत्री जी भी फॉलो करते हैं, और उनके यहां से बहुत ज्यादा गंदी भाषा का इस लेवल पे, कि अनैतिक लेवल पे, तो वो चीज मुझे ये लगता है कि आप, जो मैं कैसे गुजरा, मैं कहां से ये हुआ, ठीक है, मैं उस चीज़ को भूल करके मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मैं कर रहा हूँ। आप उस बच्चे को, आप उसका फ़ोटो, तस्वीर इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है, वहाँ से निकाल के गंदे तरीके से ये करके, कभी कभी मेरी भी आत्मा थोड़ी देर के लिए दुखी हो जाता हूँ कि यार ये सब नहीं करना। लेकिन ये कौन लोग हैं? तो डर इसलिए नहीं लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ बेस्ट दिया, आज भी अपना बेस्ट दे रहा हूँ। मैं लोगों को हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए, या जो कुछ मुद्दे हैं उन पे व्यंग करने के लिए अपनी बात रखता हूं, बाकी मेरा किसी से कोई बैर भाव नहीं है। तो ये कौन से लोग आते हैं जो किसी के मरने के बाद, निधन के बाद में भी उसके परिवार को प्रताड़ित करते हैं? इसलिए मुझे भी, मैं बेखौफ रहता हूं। जो आपने पूछा ना कि आपको डर नहीं लगता, डर किस बात का? डर सिर्फ ईश्वर का
और जिस दिन आप डरना छोड़ देंगे, सही तरीके से जीवन आप तभी जी पाएंगे। डर किस बात का? बहुत तरीके के डर होते हैं। आपकी लाइफ का, आपकी फैमिली का डर होता है, आप बाहर निकलते हैं उसका डर होता है, कुछ लोगों को फोबिया होता है फ्लाइट का, अरे फ्लाइट से नहीं यार ऐसा नहीं, ये सुना, उसका होता है। आपको नौकरी का डर होता है, आपको इसका डर होता है, बहुत सारी चीज़ों का डर होता है। और जिस चीज़ के डर का जिक्र आप कर रहे हैं उस डर का भी होता है। लेकिन आप ये चीज़ याद रखिए कि अगर आप लोग भरोसा करते हैं तो भगवान पे, जिस शक्ति पे आप भरोसा करते हो उस पर पूरा भरोसा करिए, पूरा भरोसा। कोई भी शक्ति आपको ना डरा सकती, ना हिला सकती, ना आपका कुछ बिगाड़ सकती है। आप ये बात मान लीजिए। और जिस दिन आपका कुछ अच्छा बुरा टाइम ये होगा ना, तो आप कितनी भी सेफ्टी में हो, जब आपका नियत समय चीज़ें बुरा अच्छा वो होगा, तो वो समय, वक्त और उनकी इच्छा से ही होगा। उनकी इच्छा के बगैर जब कुछ हो नहीं सकता है तो डरना किससे? किससे डरना? इनसे। ये भी मनुष्य हैं। अगर इनसे डरना पड़े, जिनको हम अपना रक्षक मानते हैं, जिनको संरक्षक मानते हैं, उनसे भी डरना पड़े, तो फिर लानत है हमारे ऊपर। हमें अपनों से डरना पड़े। अक्सर लोग बोल देते हैं डर वर, तो किनसे डरना भाई? जिनकी तरफ इशारा होता है कि मतलब ये यार इनको तो हमने चुना है, ये तो हमारे संरक्षक हैं, ये हैं, इनके साथ तो हमें कंफर्ट होना चाहिए, इनके साथ हमें कूल, हम अगर कहीं तकलीफ में हैं तो हमें इनकी तरफ देखना चाहिए कि नहीं यार ये, और उन्हीं से डरे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं ये नहीं चाह रहा था कि ये इंटरव्यू इस तरफ जाए, लेकिन आपने जिक्र किया अपने बेटे का और आप कॉमेडियन हैं। मैं इस बात को सोचता हूँ कि 2020 आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। मैं ये समझना चाहता हूँ कि कितना मुश्किल रहा, आप कैसे उबर पाए, क्योंकि ये वो उम्र नहीं थी जब साथ छोड़ा उन्होंने आपका, पर कैसे आपने उसको ओवरकम कैसे किया, कैसे आप लौट आए? क्योंकि कॉमेडी वैसे भी बहुत मुश्किल है, और फिर उस स्थिति में कॉमेडी करना तो और भी मुश्किल है। अभी रही बात उभरने की, तो ऐसे लोग बोल देते हैं। आपको क्या लगता है कि मैं अभी भी उभर गया हूं? मैं नहीं। हमें मैं एक आपको बहुत थोड़ा लीक से हट करके एक बात बता रहा हूँ। हम लोग कनपुरिया लोग हैं, पहले हम छत पे सोया करते थे, फैल करके सोने वाले लोग हैं, ज़मीन में, चटाई में। मेरी शादी हुई और हमें हमेशा फैल के सोने की आदत थी, है ना। मैं बेड पे, डबल बेड पे अकेले ही सोता हूँ मैं। तो मैं कभी भी, और हम लोग उस कल्चर के भी रहे कि जहाँ से, तो मेरी शादी के 20 साल हो गए, मैं हमेशा अकेला ही सोया हूँ। मैं पिछले कुछ सालों से मैं अपनी पत्नी के साथ सोता हूँ मैं, ये बेटे के ना रहने के बाद से, इतने सालों बाद। और शायद उनकी वजह से, या कई बार मुझे ये नहीं पता चलता है कि शायद मैं उनके साथ सोता हूँ या वो मेरे साथ। रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कभी मेरी आँख खुली तो देखा वो उठ के बैठी हुई हैं, या कभी वो सोई हुई हैं तो मैं उठ के बैठा। तो वो सिलसिला है, आसान नहीं होता है, और बिल्कुल आसान नहीं होता है। कोई भी दिन, कोई भी समय, कोई भी क्षण ऐसा। तो हम आज भी मुझे, जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो बड़ी दिक्कत होती है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि वाइफ मुझसे ज़्यादा, उनको बहुत वक्त लगता है। मैंने अपने आप को इन्हीं चीज़ों से, वही एक समय था कि जब लोगों ने क्रिटिसाइज बच्चे के बारे में ये ऐसा बोलना शुरू कर दिया, तो हमने कहा हट, इसकी ऐसी की तैसी, कौन यह करेगा। और बनाया मैंने दूसरे दिन, ये आया और ठोक के बोला और खोल के बोला। तो हमको ये कर, हमको, मेरी भी कोई जिम्मेदारी है, मैं भी अपने देश से, अपने वतन से प्यार करता हूँ। मैं भी बहुत सारे लोगों से, सबसे, मेरा किसी के साथ कोई बैर भाव नहीं, और जो मैं काम कर रहा हूँ वो किसी हिंदुस्तान को, वतन को, चीज़ों को कोई नुकसान, किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं कर रहा हूँ।
और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, उस पर भी अगर तुम लोग कर रहे हो तो मैं और ठोक करके करूँगा। तो शायद कहीं ना कहीं उससे हमें बच्चे से मुझे, देवराज से मुझे हमेशा बल मिला, और उस बल को लेकर के मैं, वो भी बहुत फाइटर था, उसने बताया, मैंने 1.5 साल की उसमें बहुत उसने फाइट किया और बेखौफ था। शायद ईश्वर का कुछ एक भेजा वो देवदूत था जो इतने समय हमारे साथ रह के गया। बहुत ऑनेस्ट बच्चा था। तो कभी कभी बात होती है मेरी उससे, तो वहीं से फिर कुछ ना कुछ हौसला, ताकत, थोड़ी देर के लिए हमें तकलीफ़ होती है, बट ये लगता है कि जब तक है, सांसें हैं, शरीर है, सबको ऊपर वाले ने, सबको, जो जिस एज ग्रुप का है, किसी का एज ग्रुप कहीं पर कोई फिक्स नहीं है ना। तो जब तक सांसें हैं, अच्छी बात, अच्छी चीज़ जो अमूमन ना हो रही हो, जो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे लोग टच करना, तो हम जिस फील्ड के हैं हम उस चीज़ को टच करते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं, उस चीज़ को कहते हैं, और एक है माहौल, उससे हम शक्ति लेते हैं, करते हैं। और कई बार जो आपने बोला ओवरकम, उभरते हैं, तो फिर किसी दिन ऐसा आता है, फिर किसी दिन थोड़ा सा भड़क जाते हैं, फिर कहीं, फिर मुझे लगता है आज मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं पहले मैं अपने लिए काम करता था कि मैं ये शो कर रहा हूँ, यहाँ से इतने पैसे मिलेंगे, यहाँ से इतना आएगा, ये आएगा, ये आएगा, मुझे ये घर, फ्लैट, ये गाड़ी, अपने लिए। अब मैं जो भी काम करता हूँ, जहाँ से मेरे पास जो भी पैसे वैसे आते हैं, अब ये सब बातें मैं जिक्र भी नहीं करता हूँ, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक अंदर से कि यार अपना तो जीवन यापन हो रहा है, होता आया है, अब बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सारे दूसरे लोग आसपास कहीं हैं, तो वहाँ पर मैं अपना जीवन खोजता हूँ मैं। क्योंकि ये बात इसलिए मैं डिटेल में नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बड़ा और सा लगता है बहुत सारे लोग कि वो धर्मात्मा और नहीं मैं तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है, बट वो अंदर से मैं उसको, और इसीलिए मैं भागता हूँ, इसीलिए मैं दौड़ता हूँ। मैं चाहूँ तो कुछ काम या चीज़ें मैं ना भी करूँ तो भी मेरा चल जाएगा, लेकिन मुझे उन लोगों के लिए करना पड़ता है, और आगे भी मैं जो कुछ कर रहा हूँ, नहीं तो ये हो जाएगा अब मैं क्यों करूँ। नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं मेरे, हमारे आसपास जो बच्चे हैं, मेरे ड्राइवर का बच्चा है, वो भी मेरा बच्चा है, उसके 3 बच्चे हैं, उनको पढ़ाता लिखाता हूँ, उनको बच्चों के जैसे ही करता हूँ मैं। और कुछ साथी हैं, कुछ स्पॉट बॉय हैं, कुछ गांव के लोग हैं, कुछ हमारे पुराने कानपुर के लोग हैं, कुछ लखनऊ के फ्रेंड हैं, है ना। तो कहीं पर कुछ ना कुछ, जीवन आसान नहीं है किसी के लिए, तो सब लोग कहीं ना कहीं, तो जो प्रॉब्लम में होता है तो मैं उसके साथ अपनी समस्या लेके खड़ा हो जाता हूँ मैं, कि जब मेरे साथ प्रॉब्लम थी तो मैं डे नाइट हॉस्पिटल कैसे खड़ा रहता, तो मैं उस लाइफ को जीता हूँ मैं उनके साथ खड़ा होकर के, तन मन धन से। तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता हूँ, अच्छा लगता है, तो फिर ये लगता है कि मैं कुछ कर पाया मैं, तो उससे मैं थोड़ा सा उभरता हूँ मैं। तो ये उभरने की कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं करता रहता हूँ मैं। हम तो आपको सिवाय शब्दों को क्या ही दे सकते हैं, लेकिन बात जब आपने कही इंडस्ट्री की बात की, आपने मदद की बात कही, एक सवाल मेरा और इस पे है कि जो चीज़ें खास कर चूँकि आप मुंबई में ज़्यादातर रहते भी आप मुंबई में हैं, अब बड़े सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ही एक कवि हैं, कथावाचक हैं, नाम नहीं ले रहा मैं, आप समझ जाएंगे, वो कह रहे हैं कि हम अपने टैक्स के पैसों से आपकी फिल्म देखने आए और आप नाम तैमूर रखेंगे। इस तरीके की बातें बहुत सारी, मतलब पिछले अगर आप 4-5 साल देखेंगे तो ऐसा लगता है कि एक ट्रेंड है कि नहीं, इस फिल्म को बाइकआउट करना है, इस फिल्म को देखना है, इस कॉमेडियन को बाइकआउट करना है। हालांकि कॉमेडियन में भी मुझे उस ग्रुप के कॉमेडियन नज़र नहीं आ रहे हैं जिनको सपोर्ट भी करना है, लेकिन ये है कि नहीं, इस आदमी को नहीं देखना है, ये बहुत चल रहा है। ये इन सब चीज़ों को आप कैसे देख रहे हो, क्या महसूस कर रहे हैं आप, खासकर ये टॉक्सिक है, यही जहर है। मैं इसी की बात कर रहा था अभी। मैं अगर देखा जाए इसमें जो आपकी फर्टिनिटी के लोग भी, मतलब जो मेरी फर्टिनिटी क्या, मेरे परिवार के भी लोग हो सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे,
वो किसी फ्रेटर्निटी के नहीं है। मैं तो मतलब बोल देता हूँ, आप बताइए किस फ्रेटर्निटी के हैं वो, जो कल तक कविता के माध्यम से मंचों पे कविता बोलते थे। जब कविता का चीज़ों का बाज़ार ठंडा हुआ तो फिर वो राजनीतिक झंडा वंडा उठा करके, फिर वहाँ से ये ठंडा हुआ तो वो चोला ओढ़ करके राम कथा। एक राम कथा का, कल को अगर मैं राम कथा करने लगूँ, मैं तो खुल के बोलता हूँ इसलिए मुझे बोले, राम कथा का एक कवि का या वैसे परफॉर्मर का कोई लेना देना नहीं है। वो एक साधु सन्यासी संत महात्मा वो लोग करते हैं, उनसे हम रिसीव करते हैं, और वो भी व्यावसायिक तरीके से। आप ढेर सारे पैसे लेकर के ये करके, रामकथा ऐसे नहीं होती है। रामकथा मैं करता हूँ, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। मैं अपने ड्राइवर स्टाफ चीज़ें बैठ करके मैं उनके साथ अपने जो भी मैं पढ़ता हूँ रामायण में जो भी अनुभव है मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। उनको 2 बातें अच्छी बताता हूँ, वो बोलते हैं नहीं भैया आपने वो बात बताई तो उससे हमको बड़ा लाभ हुआ। कोई और होता है मुझसे 2 बातें सीखते हैं। रामकथा क्या है और क्यों रामकथा? अगर आप रामकथा कर रहे हैं तो उससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चलिए, लेकिन रामकथा में इन सारी चीज़ों का कहाँ से? आप रामकथा वाचक हैं, आप एक कवि हैं, या एक क्रिटिक हैं, या एक पॉलिटिशियन हैं, या एक गैर जिम्मेदार इंसान है? कौन है? आपको ये बोलने का हक किसने दिया? आपको तो बचना चाहिए। आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि सत्ता से नज़रों से नज़रें मिला करके बात करें। आप इतने सारे मुद्दे हैं देश की, उन पे आप बोलिए ना इतना खुल करके, उस पे आप नहीं बोलते। दूसरी चीज़ है, और दूसरा चीज़ ये है, कौन? सैफ अली खान बड़ा स्टार, करीना कपूर बड़ी परिवार की है ना, सोनाक्षी सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, बड़े लोग, उनके ऊपर कंकड़ी मार करके इन लोगों को मालूम होता तो यहाँ से चर्चा का विषय है, तो हम कहीं से चर्चा में रहें, भले हमारे किसी बोले हुए शब्द से समाज में प्रदूषण फैल जाए, लेकिन अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप परफॉर्मर हैं, आप परफॉर्मर रहिए, आप परफॉर्म करिए, कुछ भी बोलिए करिए, हंसी मजाक चुटकुला कविता किस्से जो भी है, लेकिन आप कभी कवि बन जाते हैं और कभी रामकथा, तो दोनों चीज़ें कैसे चल सकती हैं? दोनों चीज़ें कैसे चल सकती? ये जब सोचिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको याद होगा जब योगी जी की बात हुई थी तभी मैंने यही बात बोली थी। ये क्वेश्चन तो अब आया है, योगी जी से मुझे कोई ये नहीं, एक कभी कभी तो ये तो कवि है, आप एक भेष में रहिए ना, आप पल पल भेष बदल रहे हैं और स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो जिसकी पल पल भेष बदल रहे हो तो हम उसका कौन सा स्टेटमेंट अच्छा और सच्चा और समाज के हित में समझें? ये तो फिर मुझे ये लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप अपनी चीज़ों को, आप एक ऐसी बेल्ट में हैं जहाँ पर न्यूज़ खबर और ट्विटर चीज़ें, उससे बहुत सारे लोग ये करते हैं, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो चर्चा का विषय बन जाती हैं, वायरल होती हैं और इनका नाम ऊपर होता है। तो ये मार्केटिंग और पीआर का एक हिस्सा हो सकता है। तो ये अपने पीआर के लिए समाज को प्रदूषित ना करें, बाकी आप कुछ भी करें। आपकी फर्टिलिटी में भी मतलब कॉमेडियन में भी अब बहुत बदलाव हो गया। जब हम मतलब मेरी उम्र कम है इस न्यूज़ रूम में बाकी लोगों से, जब मैंने देखना शुरू किया तब टीवी पे आप आ रहे थे, राजीव श्रीवास्तव आ रहे थे, कपिल शर्मा शुरुआत कर रहे थे, उस तरीके की कॉमेडी हो रही थी। फिर मैंने वो दौर देखा जिसमें कुणाल कामरा हैं या फिर आप कहिए रवि गुप्ता है, उस तरीके के हैं। और अब फिर उसके ऊपर भी एक लेवल अब चला गया है, अब वो रोस्टिंग का लेवल है। बहुत सारे शोज हो रहे हैं जहां बुलाया जा रहा है, लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है। मतलब अब आप उसको कॉमेडी भी कह सकते हो, उसको आप बेइज्जती भी कह सकते हैं, आपका अपना सोचने का तरीका हो सकता है। खासकर एक नाम खूब उभर कर आया है, समय रैना। मतलब कई बार तो ऐसा हुआ कि बीप कर दिए गए। इस चीज पे आपको क्या लगता है, जिस तरीके की ये कॉमेडी है कि बिलो द बेल्ट हिट कर देना? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि दौर, समय, लोग, आर्टिस्ट, शैली ये हमेशा बदलती रहती है, ठीक है। तो जहाँ तक जब आपने बात की कि मैं राजू श्रीवास्तव, वो टाइम की कॉमेडी ऐसी होती थी, तो हमारे दर्शक भी वैसे होते थे, हमारा टीवी का फ्रेम भी वैसे ही था, जहाँ पर लोग परिवार के साथ बैठते थे, तो हमें पारिवारिक बातें ही करनी होती थी। हो सकता है कि पर्दे के पीछे, कैमरे के पीछे हम लोग दूसरे तरीके की जोक्स भी आपस में बोलते थे, लेकिन वो पर्दे के ऊपर नहीं हो सकते थे। एक दौर आया तो हम लोग कोई बहुत साधु संत नहीं थे,
जो उस समय की मांग थी, कैमरे के सामने जो अच्छी बातें बोल सकते थे वो हम लोग अच्छे जोक्स और बोलते थे, उसको लोग पसंद करते थे, परिवार के लोग पसंद करते थे। फिर दौर बदला। अब ये जो लोग करते हैं, ये सब नए नए लड़के हैं जो फॉरेन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इन चीज़ों को उठाया और करते हैं। इनका एक ग्रुप है, दर्शकों का एक ग्रुप है। अब वो पारिवारिक जैसा रहा नहीं कि घर में लोग बैठ करके 10 लोग बैठ कर टीवी देखते हैं, नहीं देखते। सब लोग अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, अपने अपने मोबाइल पे। तो ये अपने अपने मोबाइल के लिए कंटेंट है, ठीक है। ये सवाल यूनिवर्सली कर रहे हैं आप कि ऐसा ऐसा है। तो जब सबके लिए कंटेंट ही नहीं है, वो टीवी पे नहीं आ रहा है, वो ज़बरदस्ती आप तक नहीं परोसा जा रहा, अगर आप उस कंटेंट को देखना चाहते हैं, उसको उसके लायक हैं, उसके इर्द गिर्द महसूस करते हैं, नहीं तो दूसरा कंटेंट भी है, तीसरा भी है ना। अचार बनाने की विधि भी है ना। हनुमान चालीसा भी उसी में है, उसमें और भी चीज़ें हैं, तो आप वो देखिए। तो ये नए नए लड़के हैं, नई शैली है, कॉलेज में और अलग अलग इंस्टीट्यूट में लड़के लड़कियां जो आज के एक कूल, एक स्वैग, एक लिंगो, तो वो उस तरीके का उनका माहौल है, उन लोगों को अच्छा लगता है। और हमेशा से मतलब हम लोग जैसे ही उम्र में बड़े होते हैं, हमारी पीढ़ी में तो ऐसा होता था, हमारे दौर में, अब आजकल का ज़माना भाई साहब क्या ज़माना हो गया है, हमारे ज़माने में। तो ये हमारे ज़माने में हमेशा, और जब हम लोग छोटे थे तो भी बोलते थे क्या अंकल जी ये हमारा ज़माना, आपके ज़माने में होता होगा आजकल। तो हमेशा जो युवा पीढ़ी आती है वो अपने बुज़ुर्गों को ऐसे ही देखती है, और बुज़ुर्ग भी हमारे ज़माने में। तो किसी चीज़ का अच्छा या बुरा कोई पहलू नहीं है फ़िलहाल। आज वो लोग भी कर रहे हैं, वो एक चीज़ लाए, एक पॉपुलर हुई, इस वजह से आप चर्चा कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी ये लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत लिंगों पे, चीज़ों पे जो एब्यूजिव वर्ड है, बट वो लोग कूल हैं, वो कंफर्ट है, उनकी ऑडियंस कंफर्ट है, तो इसके लिए मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं। बिल्कुल अलग तरीके का हिसाब किताब है। कहाँ पहले शालीन कवि होते थे, है ना, वो कविताओं से व्यंग्यकार होते थे जो शालीन शब्दों में, फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें आई, फिर बड़ी, अभी राजू श्रीवास्तव जी की हमें याद है कई बार उनके ऊपर लोग आरोप लगाते थे कि यार ये थोड़ा वल्गर हो जाते हैं, है ना, कुछ कुछ जोक्स थे उनके ऐसे, तो वही उनको लोगों को ज़्यादा लगता था। तो ये दौर है, समय है, बदलता है। अब ये बदलते बदलते 2-4-5 साल बाद हो सकता है पता नहीं किसी और लेवल पे जाएगा। तो अब इसको देखने वाले, इसको चाहने वाले हैं ऐसे लोग, तो उनके लिए अच्छा है। मैं भी कभी कभी देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ, है ना, क्योंकि ये सब जितने भी हैं सब न्यू कमर्स आते हैं, मिलते रहते हैं, लेकिन ये लोग मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। पहले के जो हम कॉमेडियंस थे, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, कामचोर थे, काम नहीं करते थे। कुछ 10-12-15 जो को चुटकुले रटे रटाए 20-25 साल 40 साल ज़िंदगी के निकाल दिए, इधर से उधर से जोक मार कर। ये लोग काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, किसी एक टॉपिक पे बात करते हैं, है ना। इनके कंटेंट देखिए आप, ऐसे ऐसे कंटेंट लाते हैं, ऐसे ऐसे, और फ्रेश लाते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात जो इन यूट्यूबर्स और कॉमेडियंस की है कि कभी किसी की एक दूसरे की लाइन कॉपी नहीं कर सकते हैं लोग। ये इनके यहाँ बड़ा ये है। हमारे यहाँ तो इसका जोक, इसका बनाया हुआ कंटेंट उठा के फलाना कर रहा है, आपको पता ही नहीं, आपने टीवी में देखा यार ये तो इसका है, वो बोलता नहीं भाई मेरा है, वो मेरा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही। तो यहाँ पर ये जो लोग कर रहे हैं काफ़ी कुछ अच्छा है, फ्रेश है, रिफ्रेशिंग है, लेकिन कमियां और गलतियां तो हर जगह कहीं ना कुछ रहती हैं, जहां पर आप जैसे लोग सवाल खड़े कर सकें। पहले भी सवाल होते थे, आज भी होते हैं, आगे भी होते रहेंगे। राजीव जी, आमतौर पर देश जो है वो हास्य कलाकारों से बहुत गंभीर विषयों पर चर्चा और खासकर उनके विचारों की उम्मीद रखता नहीं है। हाँ, लोग कह देते हैं कि भाई आप तो हाँ, हास्य कलाकार हैं, आपका काम हंसाना है, तो आप हंसाने पर जोर दीजिए। लेकिन जो हास्य कलाकार होता है वो सोसाइटी का जो डार्कर साइड है उस पर बड़ा अध्ययन करता है। हाल फिलहाल में देश में बड़ी चर्चा है मेंटल हेल्थ को लेकर, खासकर जो शादीशुदा मर्दों को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, कुछ घटनाएं जो मतलब कम से कम टीवी में आ गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ प्रताड़ित पुरुष ही हैं, महिलाओं के साथ बहुत गलत होता है, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जो आपने रिपोर्ट भी देखी होंगी,
तो एक माहौल ऐसा बन गया है कि लड़कियां अब शादी कर रही हैं सिर्फ पैसों के लिए, शादी करती हैं वो फिर अलमनाई का डिमांड कर लेती हैं, लड़का सड़क पर आ जाता है। ऐसे विषयों को देखते हैं तो क्या चलता है एक हास्य कलाकार के मन में? वो इसलिए भी चलता है क्योंकि हम ज़्यादातर मेरे जो जोक्स होते हैं, मैं जो कोई भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो मैं सबसे पहले, आज भी इतने सालों से, मैं सबसे पहले अपनी वाइफ को सुनाता हूँ कि देखो ये बनाया। कभी उनके ऊपर हम कुछ तंज व्यंग, घर पे रहते हैं तो उन्हीं को हम छेड़ेंगे, उन्हीं के ऊपर दो बातें बोलते हैं, ये कर, तो वो ज़िंदगी एक दूसरे को कई बार वो मेरे ऊपर कुछ तंज कस देती है, तो इससे ज़िंदगी बड़ी स्मूथ रहती है, इससे प्यार, रिलेशनशिप मजबूत होता है। आजकल व्यावसायिक दौर, व्यावसायिकता इतनी ज़्यादा हावी होती जा रही है, इतना सब कुछ कॉमर्शलाइज होता जा रहा है, लोगों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर इतना। तो पहले तो यही होता था, घर में एक शख्स कमाता था, 4, 6, 8, 10 परिवार के लोग, पता चला बुआ जी भी है, चाचा भी हैं, और ये हैं, वो हैं, ताऊ हैं, दादी, बाबा, 4 बच्चे, एक आदमी कमाता था, पल जाते थे। आजकल पता चला आदमी को भी काम करना पड़ रहा है, औरत को भी काम करना पड़ रहा है, इसके बाद में भी पूरा नहीं पड़ रहा है। और पहले कुछ लिमिटेशंस थी कि पहले पुरुषों ने कहीं ना कहीं देखा जाए महिलाओं के साथ पिछले एक समय में, एक दौर में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। एक दौर था, अगर 80-90 के दशक को आप याद करेंगे तो उस वक्त दहेज प्रताड़ना की शिकार बहुत सारी लड़कियां होती थी। अक्सर हमें खबर मिलती थी, स्टोव से ये जल गई, ये हो गई, दहेज के लिए निकाल दिया, या दहेज के। तो एक 80-90 के दशक में ये सारी घटनाएं बहुत ज़्यादा थी। तो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ वो दौर में जो भी वजह रही हो, बहुत अत्याचार हुआ, बहुत हुआ। तो उसके बाद से समय कहीं ना कहीं घूम फिर करके एक ऐसा आता है, मैं किसी को आरोपी या ये नहीं कर रहा हूँ, आज एक समय ऐसा आया है कि शायद प्रकृति की बात कर रहा हूँ मैं, लड़कियों की भी बात, तो वो जो कुछ हुआ तो मुझे लगता है प्रकृति आज शायद रिवोल्ट कर रही है, उल्टा हो रहा है कि आज पुरुषों को कहीं ना कहीं उन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है जो 20-30 साल लड़कियों का सामना करना पड़ा। तो लड़कियां भी बाहर निकली, बहुत कुछ समाज, दुनिया देखा, तो जो पहले साई और चीज़ें, परिवार और एक डिसिप्लिन में रहते थे, तो जब चीज़ें, खांचा खुल जाता है, फ्रेम खुल जाता है ना, तो बहुत दुनिया देख लेते हैं, दोस्त यार, माहौल, बहुत कुछ देख लेते हैं। तो फिर लड़कियों को भी ऐसा लगता है कि भाई दुनिया तो बहुत बड़ी, खाली तू ही थोड़ी है, ये दुनिया इतने सालों में देखी। और कुछ लड़कियां जो इन हदों को पार कर जाती हैं, या उतनी अपने भविष्य के प्रति उतनी क्या कहते हैं कि मुखर प्रखर होती तो हैं, लेकिन भविष्य के प्रति वो इतनी गंभीर नहीं होती हैं। उनको लगता है कि लाइफ ऐसी, आज हम ये जॉब कर रहे हैं, 1.5 लाख आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, ये इसका ऐसा, उसका ऐसा, फ्लाइट में और घर, ये सारी ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन किसी दिन ऐसा होता है कि ये डाउन। तो आप अपने पार्टनर और घर को जब लॉन्ग लाइफ के लेवल पे आप रिसीव करते हैं, तो आज भी ये जो किस्से हैं वो इक्का दुक्का या 5-10 होंगे, लेकिन आज भी समाज में जो पति पत्नी का जो संबंध, जीवन भर का, 7 जन्म का संबंध बोला जाता है, वो प्यार मोहब्बत से ही चल रहा है। जैसे आपने कॉमेडी की बात की कि आजकल की कॉमेडी देखिए ऐसे वल्गर और फलाना, तो इसी तरीके से वो कुछ लोग हैं। तो ऐसे ही ये जो समाज इस तरीके का हो रहा है, ये कुछ लड़कियां हैं, अभी कुछ लड़कियां जो इस स्वभाव की ऐसी हो सकती हैं, तो वो अपवाद हैं वो लोग, लेकिन उनके अपवाद होने से किसी एक का जीवन तो खतरे में हो रहा है। ऐसे ही कुछ लड़के भी हैं समाज में, अगर देखा जाए तो कुछ लड़कियां भी प्रताड़ित हैं। अभी मेरा एक दोस्त, अभी इन्होंने नाम लिया था, उसको तो मैं देख रहा हूँ, मैंने उसको भरसक बचाने की कोशिश की, वो मुझसे ज़्यादा मुसीबत में है, उसकी पत्नी ने उसको इतना ज़्यादा पीड़ित कर रखा है। जीतू गुप्ता, अभी जिसकी बात कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग वैसे हैं, उसकी शादी के तो कई साल हो गए, 20 साल, लेकिन वो नेचर, स्वभाव, किसी के साथ रहना और जेल हो जाना और मिक्स हो जाना, ये आसान नहीं होता है। कभी भी हम लोग जो दोस्त यार, मोहल्ले पड़ोस के, अरे यार मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, बचपन से कंधे में हाथ डाल के घूम रहे हैं, लेकिन जब उसी के साथ हमको 8 दिन 10 दिन या बम्बई जाके चौली में या रूम में हमको उसके साथ रूम शेयर करना पड़ रहा 2 महीने, सारी दोस्ती यारी, मेरे कपड़े ले गया, मेरे पैसे मार गया, तू ये काम नहीं कर रहा, तू ये नहीं कर रहा, तो सामान लेके निकल जा तू है। तो वो जो बचपन की इतनी सारी दोस्ती, पता चला तो साथ में रहना
ये करना एक यही है कि भविष्य को हमेशा ध्यान में रखें। कुछ लोग होते हैं ना कि ये आज मौजूदा समय को देखते हैं कि यार इसको कर दिया, ये कर जाएगा, हमारा तो बहुत कुछ ही है, इतने पैसे ले लेंगे, ये कर दें हम दूसरी। लेकिन जैसे जैसे समय जाता है, आपने अगर किसी को तकलीफ दी है, आप ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रहेंगे। और आपको एक जीवन मिला है, आप अपने आप को भी तकलीफ क्यों दो या किसी और को भी तकलीफ क्यों दो, है ना। पति पत्नी प्यार मोहब्बत करने वाले एक कपल होते हैं, है ना। हमेशा अच्छे से रहो यार। आप लोग कुछ अच्छा कर सकते हो, आप अपने बच्चे, फैमिली, सबके प्यार मोहब्बत से ही जीवन आज तक यहाँ तक, मेरे ग्रैंडफादर से लेकर के आपके सबके जीवन अभी प्यार मोहब्बत से ही दुनिया चलती है। तो अगर कुछ है, और लड़ाई भी होती है, मेरी और तमाम लोगों की पति पत्नी में लड़ाई, तो लड़ाई भी होती रहनी चाहिए। लड़ाई होती है, फिर मिलते हैं, फिर खुश होते हैं, फिर कुछ नाराज़ होते हैं, लेकिन जीवन को दांव पे मत लगाइए, है ना। क्योंकि किसी का जीवन अगर ख़त्म हो गया तो सब खत्म हो गया। सब आप किसी का नहीं ख़त्म कर सकते हैं, यह आपको हक नहीं है, चाहे अपना ही क्यों ना हो। तो मैं उन पुरुषों को भी कहना चाहता हूँ जो ऐसे हालात में अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं, उनको फाइट करना चाहिए, उनको संघर्ष करना चाहिए, उनको बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए मिसाल बनना चाहिए। जीवन में संघर्ष से बड़ा कुछ नहीं है। जान तो अंतिम चीज़ है ना, जान तो कभी भी ये वो चली जाएगी। जान लेकर के आप बहुत कुछ मिस कर देते हैं, बहुत सारे सवाल चीज़ें। और ये भी है कि जो लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं कि यार मैं बहुत परेशान, दुखी, ये वो, तो उनकी वहाँ पर भी बख्शीश नहीं होती है। उनको ये समझना चाहिए कि इस तरीके से करके ये जो जितना यहाँ पर परेशान थे, उससे ज़्यादा कहीं जहाँ कहीं होंगे वहाँ पर परेशान होंगे, क्योंकि वो अपने काम को, अपनी जंग को अधूरा छोड़ करके भागे, मैदान छोड़ करके भागे। और मैदान छोड़ करके भागने वालों को प्रभु भी सही स्थान नहीं देता है। तो ठीक है, जीवन में संघर्ष, परेशानियां, दुख, तकलीफ, परिवार, पार्टनर, आप निकलो उससे जितना निकल सकते हो। 2 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, निकलो। दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत हो, समाज के लिए जियो, दूसरों के लिए जियो, छोड़ दो, कुछ और अच्छा करो। जब आप इस दौर से गुजरेंगे, आपके अंदर कुछ अच्छा करने की प्रेरणा होगी, वो करिए। ये क्या है कि यार आपने ख़त्म कर लिया, आप भी ख़त्म हो गए, अब वो, और आप वो भी नहीं देख पाए। अगर उसने आपको प्रताड़ित किया, परेशान किया, तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, और उसको पनिशमेंट मिलते हुए आपको देखना चाहिए, तभी तो आपको शांति मिलेगी। आप वो भी नहीं देख पा रहे हैं, आप चले गए, पता नहीं उसको पनिशमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, या आपने जो एलिगेशन लगाए उसके ऊपर सही थे नहीं, तो कौन बताएगा। आप तो चैप्टर बीच में छोड़ करके चले गए। तो ऐसा मत करो मेरे दोस्तों, मजबूत रहो और ज़्यादातर कोशिश से करो। आपका पार्टनर है, आपने जीवन की शुरुआत कहीं ना कहीं उसके साथ की है, उसको लेवल पे लाने की कोशिश करो, और कोशिश करो। और उनकी जो पार्टनर हैं, महिलाओं से भी मेरा निवेदन है, लड़कियों से भी, कि यार एक जीवन मिला है, इसको खुशहाली से अच्छे से जिए। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, सिर्फ आपका जीवन प्रभावित नहीं होता है, वो लड़के का भी, उसके माँ बाप का, और आपके माँ बाप का, आपके परिवार का, तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो जिन चीज़ों को आप सोचते हैं कि हम ऐसा करके ये एल्यूमिनी, ये 20 लाख 50 लाख से, वो आपके सारे पैसे रखे रह जाते हैं। आप एक अच्छा आपका जीवन ही खत्म हो गया। आपके पेरेंट्स भी कहीं पर भटक रहे हैं, उनके पेरेंट्स कहीं भटक रहे हैं, लड़का चला गया है, किसी का छोटा बच्चा है, बेचारे बच्चे की ज़िंदगी खराब हो गई है। तो इतना सब नहीं करना चाहिए। अच्छा करिए, अच्छा सोचिए। चूंकि हास्य कलाकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी को हंसाना। देश की राजनीति में बेहद गंभीर शख्सियत के तौर पर देश के गृह मंत्री जाने जाते हैं अमित शाह जी। उनको आमतौर पर लोग हंसते हुए नहीं देखते हैं। प्रधानमंत्री तो आपको हंसते, कभी बच्चों के कान खींचते हुए, कभी ड्रम बजाते हुए दिख जाएंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह ऐसा करते हुए आपको कभी नहीं दिखते हैं। उनकी कोई ऐसी तस्वीर भी नहीं आती है जहां वह हंसी ठटक्का कर रहे हो। उनको कौन सा चुटकुला सुनाकर आप हंसाना चाहेंगे, कौन सी ऐसी बात पर उन्हें हंसाना चाहेंगे, अगर ये आप थोड़ा हमारे दर्शकों के सामने रख दें। आपको ऐसा लगता है कि वो किसी जोक और चुटकुले के मोहताज होंगे हंसने के लिए? ऐसा कोई जोक और चुटकुला बचा होगा है? बट फिर भी आई थिंक मेरा जो अभी पूछ भी रहे थे कि आपको कौन क्यों अच्छा, मुझे अमित शाह जी थोड़े से अच्छे लगते हैं मुझे। हाँ, तो उसके कारण भी है
क्योंकि पहली बात तो अक्सर मैंने देखा है जब वो टीवी पे देखता हूँ या किसी डिबेट में कहीं पर आते हैं, वो त्वरित जवाब देते हैं, वो ऑन द स्पॉट, और कई बार ह्यूमरस भी जवाब देते हैं, और कई बार जवाब नहीं देना हो तो अरे भैया ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, जा यार कहाँ ऐसे नहीं भैया ये ऐसा नहीं हो, ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा वो बेबाकी से, है ना। अरे भैया वो 15 लाख कुछ नहीं होता है, वो तो चुनावी जुमला था। तो ये बड़ी बात है, इतनी बेबाकी से बातों को कह देना वो सबके बस की बात नहीं है, और इतने बड़े कैडर के लीडर की, तो वो खुद कई बार हंसा देते हैं, और उनकी शैली भी बोलने की, बात करने की अच्छी लगती है। तो उनको कुछ सुनाना ही नहीं चाहेंगे आप अपने आर्ट वर्क में से? उनका क्राउड वर्क तो अच्छा है, उनको क्या है ना, क्योंकि ज़्यादातर फील्ड और सारी चीज़ें मोदी जी ने अकेले कैप्चर कर रखी हैं, तो उनका बहुत नंबर कम आता है ना। जहाँ कहीं बात होती है मोदी जी ने बात, जैसे अभी आप लोगों ने बोला ना वो एंटी मोदी बोला था, किसी ने आज तक एंटी अमित शाह बोले ही नहीं, है ना, किसी ने और एंटी राजनाथ सिंह जी बोले ही नहीं, तो उनके साथ ऐसा कुछ है नहीं। बट वो बहुत क्यूट भी लगते हैं मुझे। जोक भी हमारे बड़े विचित्र जोक्स होते हैं, वो हंसेंगे नहीं हंसेंगे, लेकिन जोक्स भी नहीं, बेसिकली मतलब सटायर। कई बार ऐसे कुछ व्यंग होते हैं जहाँ पर किसी के नाम भी नहीं लिया जाता है, और व्यंग होते हैं कि वो लोगों को कपड़ों से पहचान लेते हैं। सुना होगा आपने कि वो लोगों को कपड़ों से पहचान लेते हैं, और उन्हें कोई ना पहचान ले इसलिए दिन में 3 बार कपड़े बदल देते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि अब आज जो हम स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं या बहुत सारी इंस्टाग्राम पे रील्स या वीडियोस देखते हैं, अब उनमें हमें ये दिखाई पड़ता है कि बहुत ख़राब और बहुत वाहियात बात को एक मामूली सी एक रोज़मर्रा की आदत बना दी गई है। और इसमें मैं देखती हूँ कि गाली कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब इस तरह से जो गालियों का जो कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है, आप इसे मानते हैं कि बड़ा डेंजरस है? छोटे बच्चे से लेके बड़े तक हर जगह हमको दिखता है। सोशल कोई भी प्लेटफॉर्म देखे, शायद ही कोई ऐसा बचा होगा कि जिसमें गालियाँ देना एक तरह से ये ख़राब बात हम कह सके कि वहाँ पे मानी जा रही है। बहुत ज़्यादा ये है, कई बार तो मतलब डर लगता है। डर यूँ लगता है कि आप कोई फेसबुक में चीज़ों में कहीं कोई भी रैंडम कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, आप फैमिली के साथ बच्चों के साथ कहीं ऐसे बैठ, रैंडम कोई चीज़ आ गई, उसने बोल दिया, तो अपने आप को असहज हो जाते हैं कि हम लोग अरे यार क्या बोल दिया, कहाँ से क्या, अरे यार। तो अब इन चीज़ों पे हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। इस पे तो वही है, कई बार कुछ लोगों ने बात भी किया, पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ लोगों ने इस बात को उठाया था कि इसके लिए कोई गाइडलाइंस कुछ ऐसी बननी चाहिए, है ना। जहाँ तक यूट्यूब की बात है, तो यूट्यूब पे तो आप जाएंगे, आपके पास वो वीडियो मालूम होगा, आप लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और ऐड देखेंगे, उसके बाद जाके आप वीडियो देखेंगे, वहाँ का समझ में आता है। लेकिन ये इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये रैंडम जो आती हैं रील्स, और कहीं ना कहीं इसमें रील्स के पैसे वैसे भी शायद मिलते हैं लोगों को, तो गांव खेड़े कहीं पर कोई कुछ भी बना रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो ये एक बीमारी है एक्चुअली। ये बीमारी बहुत नीचे स्तर तक फैल गई है, और यहाँ पर इसके पीछे भी मेरे को एक कारण लगता है कि बहुत सारे लोगों को, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो ये बात है कि नहीं है, कि इस देश की बहुत सारी आवाम को इन चीज़ों में इंगेज कर दिया गया है। तुम इसी में लगे रहो, ये वीडियो बनाओ, ये रील बनाओ, तुम्हारे कितने फॉलोवर्स हुए, इतना हुआ, ये हुआ, तुम इसमें लगे रहो, तुम इसमें लगे रहो, तुम इसमें लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, ये सब इसमें लगे रहो। और इधर से जो बाकी जो चीज़ें हैं वो सब बाईपास, घूम, महंगाई, बेरोजगारी, ये जो दूसरे और भी मुद्दे हैं, वो धीमे से जनता कभी सड़कों पे आती नहीं है। एक था ना, जनता छोटी सी, टमाटर महंगे होने से अटल जी की सरकार खतरे में आ गई थी। अब आप सोचो, तो मुझे कभी कभी लगता है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं इस वजह से इंगेज करके रखा गया है, ताकि बहुत सारी चीज़ों को, भैया तुम इसी में सुखी रहो, इधर मत आओ। अदरवाइज सरकार जब चाह लेती है तो बहुत सारी चीज़ों पे एक छोटे से क्लॉज कुछ लगा करके कि आप इस तरीके से आएगा, ये कीवर्ड्स हैं, आप कीवर्ड्स डाल के, तो ये सरकार ही कर सकती है। ये डाल करके एटलीस्ट ये चीज़ें बैन होंगी। सरकार को प्रयास करना चाहिए। राजीव जी, न्यूज़ तक के मंच पर आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया।
अंत में किसी मिमिक्री या जो भी आपके मन में है उसके साथ अंत करना चाहेंगे? मन में तो मेरे कुछ कुछ ऐसे वन लाइनर्स मेरे जो होते हैं कभी ऑब्जर्व कर लेता हूँ। अभी रिसेंटली जैसे मैंने सोचा कि हमारी जो फिनांस मिनिस्टर है निर्मला ताई जी, वो अपने घर पे थी और उनका कुक खाना वाना बना रहा है, दाल छौंकने जा रहा है। उसने पूछा कि मैडम दाल छौंकना है, कितना जीएसटी डालूं इसमें? क्या बात कर रहे हो, दाल से नहीं, प्याज तो आप खाती नहीं है, तो जो चीज़ आपको पसंद है उसी से दाल छौंकेंगे। तो हमारी बातें भी कुछ इस तरीके से, ये महंगाई को लेकर के, मुद्दे को लेकर के, जैसे नाम बदलना भी एक बहुत सिस्टम में आ गया है। यहाँ का नाम बदल दो, आपका ये हो गया, यहाँ का नाम बदल दो, यहाँ का नाम बदल दो। तो ये नाम बदलने का भी फैशन, मुझे नाम बदलने से कोई दिक्कत नहीं है। नाम बदलने से क्या दिक्कत हो सकती है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि दिक्कत तो उस आदमी को ही होगी। बताइए, इलाहाबाद का नाम बदला प्रयागराज, फैज़ाबाद का नाम बदला अयोध्या, तो दिक्कत उस आदमी को ही होगी जिसने नाम बदलने के 15 दिन पहले इलाहाबाद से फैज़ाबाद का टिकट बुक कराया होगा। उसको समझ में नहीं आ रहा आया कहाँ से हूँ, जाना कहाँ है। अब तो मैं यूपी जाने से मतलब डरता हूँ। पता चला कि रात में सोऊं मैं लखनऊ में और सुबह उठूँ तो पता चला लालजी टंडन प्रदेश में आपका स्वागत है, प्रदेश ही गायब हो गया। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि अगर नाम चेंज करना है तो किसी ऐसी जगह का नाम चेंज करो जिससे कुछ बड़ा बेनिफिट भी हो। अभी भी ये पीओके और कश्मीर का कुछ लफड़ा चलता रहता है पाकिस्तान में। नाम चेंज करना है, कश्मीर का नाम चेंज करो जिससे कुछ मतलब फ़ायदा भी हो। कश्मीर का नाम चेंज करके कुछ संस्कृत में क्लिष्ट हिंदी में रख दो, मतलब ऐसा कि हिम आच्छादित पुष्प वाटिका प्रदेश। और जब भी पाकिस्तान कश्मीर के बारे में कुछ भी बोले उसको सिर्फ एक ही बात बोलो कि एक बार बोल के दिखाओ, नहीं वो हिमाचल बोले निकल लो। तो नाम बदले जा रहे हैं, इसके ऊपर हमारे कुछ मुद्दे रहते हैं। कई बार कहा जाता है कि इतिहास हमें गलत पढ़ाया गया, अक्सर इधर उधर बातें होती हैं, इतिहास गलत पढ़ाया गया। तो मैं कहता हूँ हमको तो लगता है भूगोल भी गलत पढ़ाया गया। कुछ लोगों को ये पता ही नहीं है कि मणिपुर भी अपने देश में है। तो पहले जब हम परफॉर्म करते तो हमारे जोक, चुटकुले, पति पत्नी, ऑब्जर्वेशन वैसे होते थे, एकदम हंसने हंसाने वाले, ठहाके वाले। अब थोड़ी धारदार बातें होती हैं जिनको समझने वाले समझते हैं और जो समझ जाते हैं उसको एंजॉय करते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बातों को नहीं समझ पाते होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा अनुभव यहाँ आपका रहा? हम कलाकारों को क्या चाहिए होता है, कलाकारों को मंच चाहिए होता है ना। और आपने इतने प्यार से मंच दिया और इतना वक्त दिया, इतनी सारी बातें हुई, और अनुभव मेरे लिए स्पेशली ये अच्छा रहा क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि जब आप किसी कॉमेडियन के साथ आप चिट चैट करते हैं तो ज़्यादातर अरे भैया ये सुनाइए तो वो सुनाइए, तो वो हंसी मजाक ठिठोले वही सब चलता रहता है। लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छे, सारे लोगों ने, जितने भी लोगों ने सवाल किए, सब लोगों ने बहुत अच्छे डिफरेंट टाइप के सवाल किए। और मुझे भी अच्छा लगा कि हम उस नॉर्मल रूटीन कॉमेडी वाली दुनिया से हट करके एक सामाजिक और देश के नागरिक होने के नाते, एक सटायरिस्ट और व्यंग्यकार होने के नाते हम बहुत सारी बातों पे बहुत ही संजीदा तरीके से भी बात कर पाए। तो ये जो आपने मौका दिया इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।